उसके सामने एक धधकता हुआ लाल पहाड़ था। इन अनगिनत पहाड़ों के बीच एक विशाल फर्नेस शान से खड़ा था और उसके टॉप से लगातार भयंकर आग की लपटें बाहर निकल रही थीं। चूलिन ने आसमान और जमीन के बीच तैरते उस लाल स्टोव को देखा और एक हल्की सांस ली। वो अपने दिल में जानता था कि वे जिस जगह फंसे थे वो उस बड़े फर्नेस के अंदर का हिस्सा था। चूलिन के यहां पहुंचने के कुछ ही देर बाद यिन क्यूई और चाओ टियानश्याओ भी वहां आ गए। फिर आसमान में लोगों की भीड़ दिखने लगी। 5 मिनट के अंदर वो शांत दुनिया इंसानों के समंदर से भर गई। इतने सारे लोगों के आने से वो स्पेस काफी लाइवली हो गया। लोग अलर्ट होकर चारों तरफ देख रहे थे। बहुत से लोगों के शरीर पर स्कार्स थे। ऐसा लग रहा था कि गुयुआन अरे में जिंदा रहना काफी मुश्किल काम था। चूलिन, एक बड़ी सी परछाई से हैरानी भरी आवाज आई। चूलिन ने देखा कि लोगों का एक ग्रुप तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। उस ग्रुप को जाओ मेंगडी, जाओ मेंग्यू और डू हुआंगक्वान लीड कर रहे थे। क्या तुम सब ठीक हो? उन तीनों को सुरक्षित देखकर छू लिन की जान में जान आई और उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। सब ठीक है। ये गुयुआन शेंजांग थोड़ा अजीब है। काले स्कर्ट वाली औरत ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर अभी भी खौफ के निशान थे और उस बैटल का अनुभव बिल्कुल अच्छा नहीं था। सब लोग केयरफुल रहना। चूलिन ने उस केओटिक हवा को देखा और फिर उस विशाल फर्नेस की तरफ नजर घुमाई। भले ही ये फर्नेस टियान्युआन डायनेस्टी का सबसे कीमती ट्रेजर था, लेकिन चूलिन को नहीं लगता था कि सिर्फ एक स्टोव उस एंशिएंट बीस्ट को पूरी तरह सील कर सकता है। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो फाइट मत करना और उसी वक्त इवैक्यूएट कर लेना। चूलिन ने कहा कि ये गुयुआन शेंगकेंग वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा लोग सोच रहे थे। यहाँ एंशिएंट ट्रेजर्स के बजाय सिर्फ खतरे और तबाही भरी है। काले स्कर्ट वाली औरत ने चू लिन के गंभीर चेहरे को देखा। भले ही उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था, फिर भी उसने अपनी सहमति में सिर हिलाया। चू लिन, वहां देखो। जाओ मेंगडी ने अचानक आवाज लगाई और पहाड़ियों के बीच सबसे ऊंची चोटी की तरफ इशारा किया। उस पीक पर भयंकर आग धधक रही थी, मानो वो कोई एक्टिव वॉल्कानो हो जो किसी भी वक्त फट सकता है। क्या हुआ? छू लिन ने अपनी नजरें उठाईं और फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पहाड़ के मैग्मा के बीच उसने एक फिगर को शांति से बैठे हुए देखा। वहां कोई इंसान लग रहा है। छू लिन की नजरें बदलीं और उसने गहरे लाल कपड़े पहने एक दुबले पतले इंसान को देखा। वो एकदम बेजान लग रहा था। डेड बॉडी? नहीं। यिन क्यूई, जो छू लिन के बगल में अकेली खड़ी थी, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें सीधे उसी दिशा में घूर रही थीं। उसे अचानक एक जानी पहचानी फीलिंग महसूस हुई, मानो उसने ऐसा ही कुछ अपने सपने में देखा हो। उस पहाड़ पर भड़कती आग की आवाज अब बहुत भारी और खौफनाक हो चुकी थी। ही, बुढ़े गुयुआन, तुम इस पुराने स्टोव से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब वो लाल स्टोव हिलने लगा तब आसमान पूरी तरह काला पड़ गया और चारों तरफ घनी धुंध फैलने लगी। वो तीखी आवाज और अजीब सी डरावनी हंसी पूरे आसमान में गूंज उठी, जिसके साथ एक भयानक ईवल ऑरा महसूस हो रही थी। स्टोव के ऊपर थोड़ी काली धुंध जमा हो गई। उस धुंधलेपन के बीच एक खूनी लाल रोशनी चमक रही थी। वो बिल्कुल किसी की आंखों जैसी लग रही थी। वो आंखें जहां भी पड़तीं, ऐसा लगता जैसे इंसान किसी बर्फ की खाई में गिर रहा हो और दिल खौफ से कांप उठता। इतने सारे इंसानी कीड़े! खून जैसी लाल आंखों ने नीचे देखा। एक शैतानी आवाज धीरे से गूंजी और फिर उस काली धुंध में से अनगिनत काली रोशनी फूट पड़ी। हवा में एक अजीब सी गूंज उठी। वो काली रोशनी अलग अलग फोर्सेस के उन ढेरों डिसाइपल्स पर जाकर लगी जो भाग नहीं पाए थे। फिर लोगों ने देखा कि उस रोशनी की चपेट में आने वालों के शरीर सीधे गाढ़े पानी में बदल गए। उनकी हड्डियों की राख तक नहीं बची, वो बस पानी का एक तालाब बनकर गायब हो गए। पूरे आसमान में अफरा तफरी मच गई और सब लोग बुरी तरह डरे हुए लग रहे थे। चलो यहां से, चूलिन ने जल्दी से चिल्लाकर कहा कि पुराने जमाने के इन मॉन्स्टर्स को वो लोग अपने श्वांजिंग लेवल पर किसी भी हाल में नहीं हरा सकते। यहां रुकने का मतलब सीधे अपनी मौत को दावत देना था। ब्लैक स्कर्ट वाली औरत और बाकी सबने हाँ में सिर हिलाया। उस काली धुंध से उन्हें अपने अंदर तक खौफ महसूस हो रहा था। चूलिन और उसके साथी तेजी से पीछे हटे। काली रोशनी उनके बगल से निकल गई। जो भी बदनसीब इसकी चपेट में आया वो खुद को बचा नहीं पाया और सीधा गाढ़े पानी में पिघल गया। थोड़ी देर के लिए पूरी हवा में वो गाढ़ा पानी बारिश की बूंदों की तरह बरसने लगा। चूलिन अपनी टीम के पीछे खड़ा आसमान को घूर रहा था। अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गईं। एक काली रोशनी सीधा उसी की तरफ आ रही थी। उस काली रोशनी को देखकर छू लिन की आंखों में हल्की सी हैरानी थी। उसे खुद यकीन नहीं था कि वो इस अटैक को रोक पाएगा, लेकिन अभी जो हालात थे वो चाहे कितना भी डरा हुआ हो पीछे नहीं हट सकता था। उसके ठीक पीछे जाओ मेंगडी और बाकी लोग खड़े थे। चूलिन ने एक गहरी सांस ली और उसके अंदर की जीन एनर्जी उफनकर बाहर आ गई। वो कोई मूव करने ही वाला था कि एक लंबा और पतला सॉर्ड पकड़े हुए कोई शख्स अपने कपड़े लहराता हुआ चूलिन के सामने आकर खड़ा हो गया। चूलिन थोड़ा हैरान था और उसने यिन क्यूई को घूर कर देखा। सच कहा जाए तो यिन क्यूई के साथ उसका रिश्ता कभी इतना गहरा नहीं रहा था कि वो उसके लिए अपनी जान दे दे। तुम उस रोशनी को नहीं रोक सकती, चूलिन ने हाफते हुए कहा। यिन क्यूई की आंखों में एक खालीपन था। अभी जब उसने उस हमले को अपनी तरफ आते देखा था तो उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और सीधे आगे आ गई। लेकिन इस वक्त उसके पास उस सपने को कोसने का टाइम नहीं था जिसने उसके दिमाग पर असर डाला था। अब या तो जान बचेगी या मौत मिलेगी। तलवार की एक तेज झंकार गूंजी।
सॉर्ड की वो साफ आवाज सारे शोर को चीरती हुई निकल गई। यिन क्यूई को हल्का सा एहसास हुआ कि उसने केंडो के कई जरूरी पॉइंट्स को पार कर लिया है और अपनी कल्टीवेशन में काफी तरक्की कर ली है। उस साफ आवाज ने टियानवुजोंग के लोगों को भी थोड़ा रुकने पर मजबूर कर दिया। जाओ मेंगडी और जाओ मेंग्यू ने अजीब और डरी हुई नजरों से देखा। जब वो रोशनी चूलिन और यिन क्यूई से टकराने ही वाली थी, हवा में शांति से बैठा वो डार्क रेड कपड़ों वाला शख्स अचानक अपनी चमकदार आंखें खोलकर सीधा उनकी तरफ देखने लगा। उस डार्क रेड फिगर की नजरें सारी रुकावटों को पार करती हुई सीधा यिन क्यूई पर जाकर टिक गईं। उसकी गहरी धंसी हुई आंखों में एक हल्की सी चमक दौड़ गई। सॉर्ड मास्टर, वो काली रोशनी सीधा आ रही थी और मौत का खौफनाक एहसास हावी हो रहा था। चू लिन के चेहरे पर भी सदमा था। अगर वो अपनी पूरी ताकत भी लगा देता तब भी वो इस अटैक को रोक नहीं पाता। यिन क्यूई ने अपने होंठ कसकर दबा लिए और उसके हाथ में मौजूद पतली सी ब्लेड में एक हल्की नीली रोशनी चमक उठी। वो वार करने ही वाली थी कि उसकी आंखें अचानक धुंधला गईं। वो डार्क रेड रोब वाला शख्स अचानक चू लिन के सामने आ गया और उसने उस काली रोशनी को सीधे कुचल दिया। इस अचानक हुए बदलाव ने चू लिन और बाकी सबको सुन्न कर दिया। फिर उन्होंने उस डार्क रेड रोब वाले शख्स को देखा और उनकी आंखें सिकुड़ गईं। उन्हें एहसास हुआ कि ये वही लाल कपड़ों वाला आदमी था जो अभी तक हवा में बैठा हुआ था। वो मरा नहीं था। चू लिन की हथेलियों में पसीना आ गया था। वो पुराने जमाने के इन लोगों से भला कैसे नहीं डरता। उस डार्क रेड रोब वाले शख्स ने अपनी गहरी धंसी हुई आंखें उठाईं, जो यिन क्यूई पर जाकर टिक गईं। उसकी आंखों में थोड़ी उलझन थी। यिन क्यूई ने उसे रूखी नजरों से देखा। उसके चेहरे पर ना तो कोई डर था और ना ही कोई खुशी। चू लिन ने खांसते हुए कहा, मास्टर, हम आपकी कल्टीवेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं। उस डार्क रेड रोब वाले बूढ़े के पास आकर चू लिन को बिल्कुल नहीं लगा कि वो कोई जिंदा इंसान है, लेकिन उसमें से किसी ईविल कॉप्स जैसी खून खराबे की बदबू भी नहीं आ रही थी। उस डार्क रेड रोब वाले बूढ़े ने एक गहरी सांस ली, जिसका मतलब समझना मुश्किल था। फिर उसने पलटकर चू लिन को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। चू लिन को देखकर भी उसे एक जानी पहचानी सी फीलिंग आई, लेकिन ये एहसास सॉर्ड मास्टर जितना गहरा नहीं था। शायद ये सिर्फ उसका कोई इल्यूजन था। उस बूढ़े ने यिन क्यूई के सामने हल्का सा सिर झुकाया और फिर पलट गया। वो आसमान में चलते हुए सीधा उस उबलती हुई काली धुंध की तरफ बढ़ गया। चू लिन ने राहत की सांस ली। अभी जब उस बूढ़े ने उसे देखा था तो उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था, लेकिन जब उसने यिन क्यूई की तरफ देखा तो वो बिल्कुल शांत खड़ी थी और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो बूढ़ा उसे घूर रहा है। वो कर क्या रहा है? डू हुआंगक्वान ने उस काली धुंध की तरफ बढ़ते हुए बूढ़े को देखकर पूछा। चू लिन ने भी उस तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो बूढ़ा उस एंशिएंट बीस्ट से लड़ने के लिए तैयार था। एक जोरदार धमाका हुआ। चू लिन ध्यान से देख ही रहा था कि अचानक आसमान में समंदर की लहरों जैसी दहाड़ गूंज उठी। उस डार्क रेड रोब वाले बूढ़े के अंदर से भयानक जीन एनर्जी फूट पड़ी। अगले ही पल पूरे आसमान में आग का बवंडर फैल गया, जिसने उस काली धुंध को चारों तरफ से कसकर जकड़ लिया। हवा में एक तेज गूंज उठी। काली रोशनी की सारी बीम्स उस फ्लेम बैरियर से जा टकराईं, लेकिन अब वो उन डिसाइपल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाईं। उल्टे वो आग की उस दीवार से टकराकर भाप बनकर उड़ गईं और एक तेज आवाज गूंज उठी। गुयुआन बुड्ढे, क्या तुम इतने लंबे समय से ऐसे भूत बनकर रह रहे हो? ही, लगता है तुम अपने टेम्पररी डिजास्टर को पार करने में फेल हो गए हो। काली धुंध उफनने लगी और उसमें से एक तीखी, खौफनाक हंसी गूंज उठी। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम इस दुनिया में तबाही मचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, उस डार्क रेड रोब वाले शख्स ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी धुंधली आंखें अचानक तेज हो गई थीं और उसने अपनी भारी आवाज में एक एक लफ्ज चबाकर बोला, मुझे सील करोगे? ओ एंशिएंट वर्ल्ड के कीड़े, तुम कोई बर्निंग ऑफ द यूनिवर्स नहीं हो। वो काली धुंध उफनने लगी और उसमें से एक खौफनाक दहाड़ गूंजी। हाँ, उस डार्क रेड रोब वाले बूढ़े ने गुस्से में फुंकार मारी और अपना एक हाथ नीचे की तरफ दबाया। हवा में लटकती हुई वो मैसिव फर्नेस अचानक नीचे गिर पड़ी। उस भट्टी के मुंह से भयानक आग का लावा लगातार बाहर निकलने लगा और उसने उस काली धुंध को अपनी चपेट में ले लिया। तुम मुझे दबाना चाहते हो? काली धुंध उफनी और फिर से मांस और खून से बने एक हाथ में बदल गई, लेकिन इस बार वो हथेली बिल्कुल अलग थी। ये पहले जैसा कोई खौफनाक जायंट क्लॉ नहीं था, बल्कि लिंजिया से ढका हुआ एक भारी हाथ था, जिसने सीधे उस आग को छितरा कर रख दिया। हवा चीरने की भयानक आवाज आई। आसमान से अनगिनत आग के गोले बरसने लगे। ये सारी आग हवा में एक साथ इकट्ठा हो गई और उसने एक बड़े से फ्लेम अरे का रूप ले लिया। सिर के ऊपर मौजूद उस विशाल फ्लेम को देखकर काली धुंध में चमक रही वो दो लाल रोशनी भी तेजी से फड़फड़ाई। साफ था कि कुछ बुरा होने वाला है। अचानक वो काली धुंध बाहर की तरफ फैली और हवा में मौजूद वो हथेलियां एलियनेटेड होने लगीं। मांस और खून से बने उन भारी हाथों में से अनगिनत लाल बीटल्स, फ्लफ और बाब्स निकल आए। एक जोरदार धमाका हुआ। हवा में आग और वो जायंट हैंड एक दूसरे से पूरी ताकत से टकराए। पूरा आसमान तेजी से कांपने लगा और उनकी इस भयानक टक्कर के झटके से नीचे के पहाड़ टूटकर बिखर गए। एक तेज झंकार गूंजी। खून से सने उस जायंट हैंड ने अचानक आगे बढ़कर लाल स्टोव पर एक जोरदार मुक्का मारा। वो फर्नेस तुरंत दूर छिटककर जमीन पर बुरी तरह गिरा और सबके सामने 1 किलोमीटर लंबा गड्ढा बन गया। ही, पुराने स्टोव, लगता है अब तुम बहुत कमजोर हो गए हो।
वो काली धुंध जीत के नशे में पागलों की तरह हंसने लगी। हाँ, उस डार्क रेड रोब वाले बूढ़े ने अपना हाथ घुमाया और 8 जेड पीसेस हवा में उछाल दिए। छू लिन की नज़र जैसे ही उन पर पड़ी, उसकी आंखों में अचानक एक चमक दौड़ गई। उसने भी पहले ऐसे ही जेड पीसेस हासिल किए थे और वो बिल्कुल इन 8 जेड पीसेस की तरह ही थे। हवा चीरने की आवाज़ आई। वो जेड पीसेस तेजी से उड़े और 8 पहाड़ों के ऊपर जाकर तैरने लगे। पहाड़ जोर जोर से हिलने लगे और जमीन फाड़कर खौलता हुआ मैग्मा बाहर फूट पड़ा, जिसने 8 अजीब पोर्टल्स का रूप ले लिया। वो 8 डार्क रेड गेट्स हवा में ऊपर नीचे होने लगे और उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ा अरे बना लिया। लेकिन उस अरे में एक हिस्सा गायब था। साफ दिख रहा था कि वहां कुछ मिसिंग था। सब लोग, जल्दी यहां से भागो। पूरे आसमान में आग फैल रही थी, हवा बुरी तरह तप रही थी, और तभी उस डार्क रेड रोब वाले बूढ़े की भारी आवाज गूंजी। एक तेज गूंज उठी। उसकी आवाज के साथ ही स्पेस मुड़ गया और हवा के बीचों बीच एक वर्लपूल बन गया। चलो यहां से। आसमान का ये डरावना नजारा देखकर लोग जल्दी से वहां से भागने लगे। अगर वो जरा सा भी इसकी चपेट में आ गए तो उनकी मौत पक्की थी। ऐसे माहौल में खजाना ढूंढने का ख्याल भी किसी के दिमाग में कैसे आ सकता था। तुम लोग जाओ, छू लिन ने अपने पीछे खड़े लोगों की तरफ मुड़कर कहा। और तुम? जाओ मेंगडी ने पूछा। मेरी टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों के पीछे पीछे आता हूं। छू लिन ने जल्दी से ये कहकर अपनी बात खत्म की, लेकिन उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने देखा कि चाओ टियानशाओ और उसके तीनों साथी इस अफरा तफरी का फायदा उठा रहे थे और तेजी से जमीन पर पड़े उस रेड स्टोव की तरफ बढ़ रहे थे। इस मौके पर उस गिरे हुए स्टोव को चुराने का इन तीनों कमीनों का प्लान बहुत शातिर था। हम लोग पहले चलते हैं। ब्लैक स्कर्ट वाली औरत ने भी चाओ टियानशाओ की इस हरकत को नोटिस कर लिया था और उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो सब उस स्टोव की पावर को अच्छे से जानते थे। अगर चाओ टियानशाओ का दांव लग गया तो टियान वुजोंग के लिए हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। लेकिन उसे ये भी पता था कि वो और बाकी लोग इसमें कोई मदद नहीं कर सकते, इसलिए उसने जाओ मेंगडी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए हवा में बने उस वर्लपूल में कूद गई। एक लंबी सांस छूटने की आवाज आई। सबको सुरक्षित जाता देख छू लिन को थोड़ी तसल्ली हुई। इतना बड़ा बवाल मचने के बाद भी चोरी करने की सोचना उन तीनों की सच में बहुत ही घटिया हरकत थी। चाओ टियानशाओ को किसी भी हाल में ये स्टोव नहीं मिलना चाहिए। जो लोग पीछे हट गए थे उनके अलावा अभी भी बहुत से लोग ऐसे थे जो वहां से नहीं गए थे। उन सबकी नजरें भी जमीन पर पड़ी, उस फर्नेस पर ही टिकी थीं, और उनकी आंखों में भयंकर लालच साफ दिख रहा था। अभी अभी उस डार्क रेड रोब वाले बूढ़े ने उस स्टोव की भयानक पावर का इस्तेमाल किया था। उन सब ने इसे अपनी आंखों से देखा था। ये चीज पक्का टियानयुआन का कोई बेहद पावरफुल ट्रेजर थी। अगर वो इसे हासिल कर लें तो उनकी ताकत दोगुनी हो जाएगी और आसमान छूने लगेगी। हवा चीरने की तेज आवाज गूंजी। कुछ लोग अपने अंदर के लालच को रोक नहीं पाए और सीधे उस रेड स्टोव को लूटने के लिए आगे झपट पड़े। छू लिन ने अपने सामने चल रहे इस तमाशे को देखा और उसकी भवें तन गईं, लेकिन उसने आगे बढ़ने की कोई जल्दबाजी नहीं की। बेशक वो रेड स्टोव एक खजाना था, लेकिन उसे ऐसे आसानी से हासिल कर लेना इतना मजाक थोड़ी था। इसके अलावा उस स्टोव का असली मालिक वो डार्क रेड रोब वाला बूढ़ा था। वो बूढ़ा अभी भी हवा में ही मौजूद था। अगर उसने बस अपना मन भी बना लिया तो इन लालची लोगों को दफनाने के लिए कब्र भी नसीब नहीं होगी। तुम क्यों नहीं गए? छू लिन के पीछे से एक ठंडी आवाज आई। छू लिन ने अपना सिर घुमाया और पीछे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी तो नहीं गई? मैं बस ये देखना चाहती हूं कि हवा में क्या चल रहा है। यिन क्यूई ने आसमान में चल रही उस भयानक जंग को घूरते हुए शांत आवाज में कहा। चैप्टर 653। अगर तुमने उस मॉन्स्टर को यहां से भागने दिया तो पूरी दुनिया बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। हालांकि यिन क्यूई को नहीं पता था कि वो काली धुंध आखिर है क्या, लेकिन उसमें से उठ रही उस भयानक फ्लक्चुएशन को देखकर साफ था कि वो कोई अच्छी चीज नहीं है। छू लिन ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। अगर इस चीज को खत्म नहीं किया गया तो आज नहीं तो कल ये तबाही जरूर लाएगी। एंशिएंट इंटरस्टेलर पीरियड में आसमान और जमीन के बीच डटकर खड़े रहने वाले वो लोग भी तो इनसे लड़ने के लिए ही एक साथ आए होंगे ना? उसके दिमाग में कई तरह के ख्याल दौड़ रहे थे। छू लिन की नजरें भी हवा में दूसरी तरफ टिक गईं। उन 8 फायर डोर्स ने मिलकर पूरी तरह से एक बड़ा अरे बना लिया था। उनमें से धधकती हुई लिक्विड फ्लेम्स बाहर बह रही थीं और वो नजारा बेहद शानदार लग रहा था। एक भयानक दहाड़ गूंजी। उन लाल दरवाजों की घेराबंदी देखकर वो काली धुंध भी भयानक रूप लेने लगी। आसमान में धुंध का एक बड़ा गुबार छा गया। एक शैतानी और ठंडी बदबू ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया और उस आग की गर्मी काफी हद तक कम हो गई। लेकिन वो काली धुंध साफ तौर पर उन फ्लेम डोर से बुरी तरह डरी हुई थी। इस हमले और बचाव के बीच उस काली धुंध को काफी नुकसान हुआ और अब उसमें से वो तीखी खौफनाक हंसी भी सुनाई नहीं दे रही थी। वो डार्क रेड रोब वाला बूढ़ा उन 8 धधकते लाल दरवाजों के बीच खड़ा था। उसकी आंखें तेज थीं और उसकी नजरें सीधा उस काली धुंध पर टिकी थीं। उसने अपने दिल में जरा भी ढील देने की हिम्मत नहीं की। उसकी नजर उस अरे के मिसिंग हिस्से पर पड़ी और उसकी आंखों में टेंशन साफ झलक रही थी। हवा चीरने की आवाज आई। दूसरी तरफ लगभग दर्जन भर लोगों ने उस स्टोव पर झपट्टा मारा। वो कुछ कर पाते उससे पहले ही एनर्जी की एक खौफनाक फोर्स ने उन सबको उड़ाकर दूर फेंक दिया। चाओ टियानशाओ, तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। ये फर्नेस तुम्हारे डेविल्स लैंड की जागीर नहीं है।
जो 10-12 लोग उड़कर दूर गिरे थे, उन्होंने उस एनर्जी की दिशा में देखा। उन सब के चेहरों का रंग बदल गया और वो गुस्से से दहाड़ने लगे। ही, पहले शायद ना हो, लेकिन अब ये हमारी है, क्यानजिंग ने ठंडी आवाज में कहा। बेहतर होगा कि तुम लोग जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाओ। मैं डेविल्स लैंड से हूं। मुझे उम्मीद है तुम लोग मेरी थोड़ी इज्जत रखोगे। जिंग मिंगुई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। चलो इस स्टोव और उस बूढ़े के बीच का कनेक्शन काट देते हैं। वो अभी भूतों से लड़ने में बिजी है। वो हमारी तरफ ध्यान नहीं दे सकता। हम ये स्टोव लेंगे और यहां से निकल जाएंगे। चाओ तियानशाओ ने ठंडी नजर से देखा और फिर जमीन पर पड़े उस स्टोव को घूरा। उसकी आंखों में लालच की आग सुलग रही थी। बढ़िया, क्यानजिंग और दूसरे ने चिल्लाकर कहा। तीनों ने एक साथ कोई चीज हवा में फेंकी। वो 3 घंटी जैसी चीजें थीं और फिर उन तीनों घंटियों में से एक रोशनी निकली। वो आपस में जुड़ गईं और जमीन पर पड़े उस फर्नेस को अपने घेरे में ले लिया। उन घंटियों से लगातार कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। ये तीनों घंटियां बहुत ही हाई क्वालिटी की थीं। उठाओ इसे। चाओ तियानशाओ और उसके दोनों साथी ये नज़ारा देखकर खुशी से पागल हो गए और सीधा उस स्टोव पर टूट पड़े। बहुत बढ़िया। जिस पल वो अपना काम शुरू करने ही वाले थे, उन धधकते लाल दरवाजों के बीच खड़े उस डार्क रेड रोब वाले शख्स ने अचानक उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में भयानक आग उफन रही थी। एक जोरदार धमाका हुआ। जैसे ही उस बूढ़े का ध्यान भटका, वो काली धुंध तुरंत बुरी तरह से फैल गई। और तो और, वो सीधे एक कोने की तरफ झपटी। ये वही जगह थी जहां उस बड़े अरे का एक हिस्सा मिसिंग था। 2 जोरदार धमाके हुए। ये देखकर उस बूढ़े ने फुर्ती से अपना मूव चला। उन 8 फायर डोर्स से भयानक आग उफनी और सीधा उस काली धुंध पर कहर बनकर टूट पड़ी। अगर वो काली धुंध इस गैप से बाहर निकल गई तो वो पूरी तरह आजाद हो जाएगी। एक भयानक दहाड़ गूंजी। खौफनाक अटैक्स लगातार हो रहे थे, लेकिन वो काली धुंध और भी ज्यादा तेज थी। ही, गुइवान बुड्ढे, लगता है तुम्हारे पास कुछ कमी है। मेरी किस्मत में यहां से आजाद होना ही लिखा है। जैसे जैसे वो काली धुंध उस गैप के करीब पहुंची, उसमें से फिर से वो तीखी और खौफनाक हंसी गूंजने लगी। उस बूढ़े का चेहरा हल्का सा सिकुड़ा और वो सतर्क हो गया। वो उस स्टोव को एक्टिवेट करके उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन जमीन पर पड़ा वो स्टोव बस कुछ बार हल्का सा कांपा और उसके पास उड़कर नहीं आया। उसका दिमाग फोकस नहीं कर पा रहा था। उस शील्डिंग की वजह से फर्नेस को वापस खींचना इम्पॉसिबल हो गया था। ये साले कमीने। चू लिन की आंखों में जानलेवा गुस्सा भर गया। क्या उन लोगों ने एक बार भी इसके अंजाम के बारे में नहीं सोचा था? काली धुंध बाहर निकल रही है, यिन क्यूई ने धीमी और ठंडी आवाज में कहा। उसकी आवाज में थोड़ी टेंशन साफ झलक रही थी। छू लिन की आंखों में एक चमक दौड़ी और उसका हाथ तेजी से आगे बढ़ा। यिन क्यूई की हैरान नजरों के सामने उसने अपने हाथ में एक जेड ब्लॉक पकड़ा और अपना हाथ ऊपर की तरफ उछाल दिया। वो जेड पीस सीधा हवा में उड़ गया। मास्टर, इसे पकड़िए। चू लिन की आवाज सुनकर वो बूढ़ा चौंका और फिर उसने तेजी से उड़कर आते हुए उस जेड पीस को देखा। उसके सूखे हुए चेहरे पर थोड़ी सी हैरानी झलक उठी। वो मिसिंग पार्ट असल में तुम्हारे पास था। उस बूढ़े ने दूर से छू लिन को देखा और फिर अपना हाथ घुमाया। वो जेड पीस उड़कर सीधा उस खाली जगह पर जाकर फिट हो गया। वो आखिरी फ्लेम डोर भी ऊंचा खड़ा हो गया और वो बड़ा अरे अब पूरी तरह से चमक रहा था। उसकी रोशनी आंखों को चुंधिया रही थी। एक भयानक धमाका हुआ। उस आखिरी फ्लेम पोर्टल के बनते ही पूरी जगह अचानक भयानक रूप से गर्म हो गई। आसमान लाल हो गया और खौलता हुआ मैग्मा ऊपर की तरफ उठा। उस पूरे लाइट अरे के ऊपर अचानक एक वर्चुअल वॉल्केनो बन गया। उस भयानक एनर्जी फ्लक्चुएशन ने चारों दिशाओं को हिलाकर रख दिया। हा, लगता है तुम्हारी किस्मत अभी भी खराब है। उस बूढ़े ने अपना सिर नीचे किया और आग में जलती हुई उस ब्लैक मिस्ट को देखा। उसके सूखे हुए चेहरे पर आखिरकार एक मुस्कान आ गई। डैम इट! उस भयानक आग से पीछे धकेली गई वो काली धुंध गुस्से से फुंफकार उठी। इस अचानक हुए बदलाव ने उसे बुरी तरह भड़का दिया था। ये तुम हो? उस काली धुंध के अंदर मौजूद उन लाल आंखों ने छू लिन को घूरा। उसकी आवाज में भयानक गुस्सा भरा था। उसके सामने मौजूद वो बड़ा अरे अब कंप्लीट हो चुका था। उस अरे की स्ट्रेंथ उसे बहुत आसानी से सील कर सकती थी। इस बार मैं तुम्हें भागने का कोई दूसरा मौका नहीं दूंगा। उस डार्क रेड रोब वाले बूढ़े ने नीचे मौजूद उस काली धुंध को देखा और ठंडी आवाज में बोला। वो वर्चुअल वॉल्केनो आसमान को चीरते हुए दहाड़ा और उसकी भारी आग ने उस काली धुंध को पूरी तरह ढक लिया। वो काली धुंध उस अरे में फंस चुकी थी और फिर उसे सीधे उस वॉल्केनो की गहराइयों में धकेल दिया गया। नहीं! एक दर्दनाक दहाड़ गूंजी। उस दर्द भरी आवाज के बीच वो वॉल्केनो जमीन पर आ गिरा। धरती सीधे नीचे धंस गई। वो गाढ़ा मैग्मा तेजी से ठंडा हुआ और एक चमकती हुई रॉक माउंटेन रेंज में बदल गया। वो डार्क फॉग क्रीचर एक बार फिर से पूरी तरह कैद हो चुका था। एक गहरी सांस छूटने की आवाज आई। उस काली धुंध को सील होता देखकर छू लिन ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने दूसरी तरफ देखा और फिर से टेंशन में आ गया, क्योंकि उसने देखा कि चाओ तियानशियाओ और उसके तीनों आदमी उस रेड स्टोव को लेकर हवा में बने एक वर्लपूल की तरफ भाग रहे थे। हाँ, मेरी चीज चुराकर तुम लोग भागना चाहते हो? जब चू लिन का चेहरा टेंशन से भरा था, तभी वो डार्क रेड रोब वाला बूढ़ा पहले ही पीछे मुड़ चुका था। उसका चेहरा एकदम ठंडा था और वो गुस्से से फुंफकार रहा था। डार्क रेड रोब वाले बूढ़े ने एक खौफनाक स्माइल दी, अपना हाथ उठाया और चाओ तियानशाओ की डायरेक्शन में हवा में ही अपनी उंगलियां कस लीं। एक तेज गूंज उठी।
जैसे ही उसने अपनी उंगलियां कसीं, वो बड़ा फायर स्टोव बुरी तरह वाइब्रेट करने लगा और उसमें से वायलेंट जीन एनर्जी फूट पड़ी। चाओ टियानशाओ और उसके साथियों के डरे हुए चेहरों के सामने ही वो तीनों बेल्स टुकड़े टुकड़े हो गईं। यहां से निकलो। इस अचानक हुए बदलाव से चाओ टियानशियाओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो भी काफी डिसाइसिव था, उसने रेजिस्टेंस का कोई आइडिया भी अपने दिमाग में नहीं आने दिया। जोर से चिल्लाने के बाद वो हवा में बने उस वर्लपूल की तरफ भाग निकला। उसके पीछे पीछे क्यानजिंग और जेंग मिंगुई भी पैनिक होकर भागने लगे। डार्क रेड रोब वाले बूढ़े की गहरी धंसी आंखों में एक लाल रोशनी चमकी। उसने अपना बड़ा सा हाथ लहराया और वो ह्यूज स्टोव हवा में उड़ गया। उस स्टोव के मुंह से आग का एक भयंकर पिलर फूटा। जब चाओ टियानशाओ और उसके साथी उस दुनिया से बाहर निकलने ही वाले थे, वो आग का पिलर उन पर जोर से आ गिरा। एक भयानक धमाका हुआ। वो खौफनाक एनर्जी उन तीनों की तरफ बढ़ी। उन तीनों के चेहरे एक ही पल में सफेद पड़ गए, फिर उनके मुंह से खून की उल्टी हो गई। वो इतने खौफ में थे कि आधे मिनट के लिए भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए। उस भयानक धक्के की मदद से वो सीधा हवा में बने उस वर्लपूल के अंदर भाग गए। डार्क रेड रोब वाले बूढ़े ने उन तीनों को डराकर भगा दिया। फिर उसने वहां बचे बाकी लोगों को अपनी ठंडी आंखों से घूरा। उसने अपना हाथ लहराया, हवा का एक तेज झोंका उठा और उन सबको उड़ाकर सीधा वर्लपूल में फेंक दिया। छू लिन ने उन लोगों को देखा जिन्हें इतनी बुरी तरह से भगाया गया था, और उसका मुंह हल्का सा सिकुड़ गया। फिर उसने देखा कि वो डार्क रेड रोब वाला बूढ़ा दूर से उसे और यिन क्यूई को ही घूर रहा था। चू लिन ने खांसते हुए एक ऑकवर्ड सी स्माइल दी। मास्टर, हम भी अब चलते हैं। लेकिन उस बूढ़े ने हल्की सी आवाज में कहा, इस बार के लिए थैंक यू। चू लिन ने राहत की सांस ली और स्माइल करते हुए कहा, वो छोटा सा जेड पीस मिलना तो बस मेरा लक था। वैसे भी अगर वो चीज़ भाग निकलती तो हम सब बड़ी ट्रबल में फंस जाते। तुम उस चीज़ को अच्छे से जानते हो? डार्क रेड रोब वाले बूढ़े ने हल्का सा फ्राउन किया। चू लिन ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने स्ट्रेंज बीस्ट्स के एक किंग को देखा हुआ है। वो डार्क रेड रोब अचानक हिला और वो शख्स तेजी से चू लिन के पास आ गया। उसकी गहरी धंसी आंखों ने चू लिन को घूरा और उसके हाथ ने चू लिन के आर्म को कसकर पकड़ लिया। चू लिन भी उसके इस सडन एक्शन से चौंक गया था, लेकिन दोनों की स्ट्रेंथ के बीच के उस भयानक गैप के बारे में सोचकर उसने खुद को जबरदस्ती शांत रखा। इस स्ट्रेंथ गैप के सामने वो जो कुछ भी करता वो पूरी तरह यूजलेस ही होता। डार्क रेड रोब वाले बूढ़े ने चू लिन का हाथ पकड़ा था और उसकी आंखों में एक तेज चमक आ गई। फिर उसने धीरे से एक आह भरी। वो चू लिन को घूरता रहा और उसके होंठ हल्के से हिले। तुम शुआनजिंग लेवल के एक वॉरियर हो और तुम्हारे पास रूल ऑफ स्ट्रेंज थिंग्स हैं। यिन क्यूई ने अपनी पलकें झपकाईं। अपने स्टेटस के हिसाब से वो नेचुरली जानती थी कि रेगुलर स्ट्रेंज थिंग्स का लेवल क्या होता है। पूरे कैंगलन वर्ल्ड में शायद एक भी रेगुलर स्ट्रेंज थिंग ना हो, और सिर्फ सिंग्यून मर्सनरी लीग, जो साइंस और टेक्नोलॉजी में पॉपुलर है, शायद उनके पास कोई एक छुपी हुई हो। हिस्ट्री में 100 से ज्यादा तरह की रूल्स एंड स्ट्रेंज थिंग्स रिकॉर्ड की गई हैं। ये इंटरस्टेलर वर्ल्ड के उस कॉम्प्लिकेटेड और शानदार साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिविलाइजेशन की विजडम क्रिस्टलाइजेशन है। लेकिन ज्यादातर रेगुलर स्ट्रेंज थिंग्स उस वॉर में डिस्ट्रॉय हो गई थीं या खो गई थीं। अब टियानहे रेल्म के टियानहे सेक्ट लीडर का मैजिक इंस्ट्रूमेंट ही इकलौती ऐसी चीज है जिसके बारे में सब जानते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद चू लिन ने पूछा, मास्टर, क्या वो काली धुंध सच में स्ट्रेंज एनिमल्स हैं? क्या वो एंशिएंट स्टार्स को तबाह करने वाले मॉन्स्टर्स हैं? डार्क रेड रोब वाले उस बूढ़े ने चारों तरफ देखा। वहां यिन क्यूई के अलावा और कोई नहीं था। किसी बाहरी इंसान को ना पाकर वो अपनी जगह पर बैठ गया और कमजोर आवाज में बोला, जब तक मैं होश में हूं, मैं तुम्हें कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा। क्या आप सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए जाग सकते हैं? चू लिन ने टेंशन में पूछा। हाँ, सच कहूं तो मैं मर चुका हूं। मैंने बस अपनी बॉडी को जिंदा रखने के लिए कुछ मेथड्स का इस्तेमाल किया था। अब मैं सिर्फ एक आधी मरी हुई लाश हूं। अब जब मैंने उस मॉन्स्टर को सील कर दिया है तो मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊंगा। जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें यहां बस एक बिना दिमाग की लाश मिलेगी। उस डार्क रेड रोब वाले बूढ़े ने अपनी जिंदगी और मौत के बारे में बहुत ही हल्के अंदाज में बात की। चू लिन का दिल भर आया और उसके मन में इस बूढ़े के लिए दिल से रिस्पेक्ट पैदा हो गई। मुझे नहीं पता कि वो डार्क फॉग असल में क्या है। आखिर उन दिनों में बस एक ऑर्डिनरी वॉरियर ही हुआ करता था। डार्क रेड रोब वाले बूढ़े ने एक गहरी सांस ली। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती। वो धुंध बहते हुए खून और मांस को सोखकर फ्लैश एंड ब्लड में बदल सकती है। आजकल ज्यादातर एग्जॉटिक एनिमल्स उसी डार्क फॉग के वंशज हैं। जहां तक उनकी बात है वो इनविजिबल होते हैं, और ये क्लियर नहीं है कि वो एनिमल्स कैसे पैदा हुए। छू लिन ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। वो डार्क फॉग आम बीस्ट से बहुत अलग है। ऑर्डिनरी ट्रेजर्स और सुपरनैचुरल पावर्स से उसे नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल है। लेकिन रूल्स एंड स्ट्रेंज थिंग्स दुनिया के रूल्स को कंट्रोल करती हैं, और वो उन मॉन्स्टर्स के खिलाफ बहुत काम आती हैं। एक समय था जब इंटरस्टेलर वर्ल्ड में बहुत सारी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशंस हुआ करती थीं। बदकिस्मती से वो सारी सिविलाइजेशंस उस डार्क फॉग के छोड़े गए स्ट्रेंज एनिमल टाइड से तबाह हो गईं। बूढ़े की बातें सुनकर छू लिन ने भी एक ठंडी आह भरी। ब्लू स्टार सिविलाइजेशन का टेक्नोलॉजिकल एज भी उस एलियन एनिमल टाइड ने बर्बाद कर दिया था, और अब वो दुनिया आधी टेक्नोलॉजिकल और आधी मार्शल आर्ट्स पर अटकी हुई थी। खांसते हुए बूढ़े ने कहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उस डार्क फॉग से निपटने में लगा दिया। हम दोनों की किस्मत आपस में जुड़ी हुई है। मैं तुम्हें ये चीजें सौंप रहा हूं।
जब उस डार्क रेड रोब वाले बूढ़े ने अपना हाथ लहराया तो वो भारी रेड स्टोव तेजी से छोटा होकर उसकी हथेली के साइज का एक छोटा स्टोव बन गया। ये गुइयुआन होशन स्टोव है। मैं अब आगे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालांकि तुम भी इसे पूरी तरह से यूज नहीं कर पाओगे, फिर भी ये एक मैजिक वेपन है। अपने सामने उस छोटे से स्टोव को देखकर चू लिन थोड़ा हैरान रह गया और उसने अपने बगल में खड़ी यिन क्यूई को देखा। उसे मन ही मन थोड़ा अजीब लगा। ये बूढ़ा तो यिन क्यूई को ज्यादा अच्छे से जानता था, फिर वो अपनी चीजें उसे क्यों सौंप रहा था। बूढ़े ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, स्वॉर्ड मास्टर का रीइंकार्नेशन मेरी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसे तो प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है, उसे बस अपनी प्रीवियस लाइफ को जगाना है। खांसते हुए उसने बात अधूरी छोड़ दी। यिन क्यूई की भवें हल्की सी सिकुड़ गईं और वो अपने सामने बैठे बूढ़े को घूरने लगी। वो खुद अपनी एक पहचान थी। उसे अपनी फीलिंग्स पर किसी प्रीवियस लाइफ का कब्जा होना बिल्कुल पसंद नहीं था। स्वॉर्ड मास्टर, हा हा हा। उस जमाने में वो बर्फ जैसी खूबसूरत और ठंडी हुआ करती थी। न जाने कितने लोगों के कपड़े उतारकर उन्हें बेइज्जत करने के लिए पेड़ से लटका दिया जाता था। मुझे लगता है कि मुझे भी उसी ने लूटा था। ये सुनकर यिन क्यूई जैसी ठंडी लड़की का चेहरा भी शर्म से लाल हो गया। हालांकि इस प्रीवियस लाइफ से उसका कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उसे थोड़ी शर्म आ गई। डार्क रेड रोब वाले बूढ़े ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो छोटा सा स्टोव हवा में तैरता हुआ आराम से चू लिन के पास पहुंच गया। चू लिन को थोड़ा शक हो रहा था, लेकिन उसने उस स्टोव को पकड़ लिया। गुइयुआन होशन स्टोव को चू लिन की तरफ फेंकने के बाद बूढ़े ने कुछ देर सोचा और फिर से अपना हाथ लहराया। एक भयंकर वाइटैलिटी उसके हाथों में इकट्ठा हुई और फिर कांच की गोली के साइज के एक चमकते हुए बीड में बदल गई। उस बीड के अंदर जिंदगी को टक्कर देने वाली एक खौफनाक फोर्स मौजूद थी। अगर तुम इसे डाइजेस्ट कर लो तो तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। हालांकि तुम अभी इसे पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। इसकी ज्यादातर पावर तुम्हारी बॉडी में ही स्टोर हो जाएगी और आगे चलकर तुम्हारी बहुत मदद करेगी। चैप्टर 655। चू लिन ने अपने सामने उस डार्क रेड रोब वाले बूढ़े को देखा। एंटी लाइफ शुआंजू के बाहर निकलने से उस बूढ़े का चेहरा और भी ज्यादा मुरझा गया था। इतने भारी गिफ्ट को पाकर उसे अंदर से बहुत अजीब लग रहा था। ये एल्डर, आप तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तुम्हें ना सिर्फ रूल्स एंड स्ट्रेंज थिंग्स मिले हैं, बल्कि स्वॉर्ड मास्टर के रीइंकार्नेशन का साथ भी मिला है, उस डार्क रेड रोब वाले बूढ़े ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा। चू लिन थोड़ी देर के लिए चुप रहा और फिर उसने जोर से हाँ में सिर हिलाया। उसने उस बूढ़े के हाथ से वो लाइफ डिफाइंग श्वान बीड ले ली। जैसे ही वो व्हाइट लाइट बीड उसके हाथ में आई, उसे उसमें से उफनती हुई एनर्जी बाहर निकलती हुई महसूस हुई। माफ कीजिएगा, एल्डर का नाम क्या है? चू लिन ने पूरी रिस्पेक्ट के साथ पूछा। तुम मुझे गुइयुआन बुला सकते हो, डार्क रेड रोब वाले बूढ़े ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा। मैं एल्डर गुइयुआन के इस एहसान को हमेशा याद रखूंगा, चू लिन ने गहरी आवाज में कहा। डार्क रेड रोब वाले बूढ़े ने अपना हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, अगर तुम स्वॉर्ड मास्टर का अच्छे से ख्याल रख सको तो समझ लेना कि तुमने मेरा एहसान चुका दिया। चू लिन ने यिन क्यूई की तरफ देखा, लेकिन वो लड़की अभी भी उस बूढ़े को रूखी नजरों से देख रही थी। वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। यहां तक कि पहले उसके चेहरे पर जो शर्म की लालिमा आई थी वो भी अब गायब हो चुकी थी। डार्क रेड रोब वाले बूढ़े ने स्माइल करते हुए कहा, ये बिल्कुल अपनी प्रीवियस लाइफ वाली स्वॉर्ड मास्टर की तरह ही ठंडी है, अब मुझे पूरी तसल्ली है। इसके बाद उस बूढ़े की आंखों में गहरी थकान साफ दिखने लगी और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। मास्टर, क्या आपको बचाने का कोई तरीका है? बूढ़े की ये हालत देखकर चू लिन ने जल्दी से पूछा। डार्क रेड रोब वाले बूढ़े ने स्माइल दी। उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो चुकी थीं और हवा में बस उसकी आवाज गूंजने लगी। जब तुम होली लैंड पहुंच जाओ तब तुम यहां वापस आ सकते हो। इसके बाद वो डार्क रेड रोब वाला बूढ़ा पूरी तरह से सूख गया। उसकी स्किन पेड़ की छाल की तरह सख्त हो गई और उसकी पूरी बॉडी पर दरारें पड़ने लगीं। अब वो एक मरा हुआ इंसान था। हो सकता है कि जब वो डार्क फॉग हिले तो वो अपनी आंखें खोल दे, लेकिन तब वो बिना दिमाग वाली सिर्फ एक चलती फिरती लाश होगा जो मशीन की तरह बस अपनी जिंदगी की आखिरी जिम्मेदारी निभाएगा। एक गहरी सांस लेने के बाद चू लिन ने उस डार्क रेड रोब वाले बूढ़े को पूरी रिस्पेक्ट के साथ सल्यूट किया। उन दो शानदार गिफ्ट्स की तो बात ही छोड़ दें, उस बूढ़े ने जो नेकी का काम किया था वो ही चू लिन की रिस्पेक्ट पाने के लिए काफी था। शायद सिर्फ वो स्ट्रांग लोग ही ऐसा कर सकते हैं जिन्होंने एंशिएंट इंटरस्टेलर डिजास्टर को झेला हो। सिर्फ उन्हीं के अंदर इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो इस दुनिया के लिए खुद को कुर्बान कर दें। चू लिन ने अपने हाथ में मौजूद उस रिबेलियस शुआंजू को देखा और उसकी आंखों में गहरी सोच तैरने लगी। फिर वो गुइयुआन गॉड्स कलेक्शन के अंदर बैठ गया। ये सबसे सेफ जगह थी। वो इस मौके का फायदा उठाकर पहले इसे डाइजेस्ट कर सकता था। थोड़ी बातचीत के बाद चू लिन ने वो एंटी लाइफ शुआंजू सीधे अपने मुंह में डाल ली। एक जोरदार धमाका हुआ। शुआंजू के मुंह में जाते ही चू लिन का चेहरा अचानक लाल हो गया। उसे महसूस हुआ कि एक भयानक जीन एनर्जी उसके अंदर फूट पड़ी है। एक तेज गूंज उठी। चू लिन की बॉडी से तुरंत एक व्हाइट गोल्ड लाइट बाहर निकलने लगी। उस खौफनाक एनर्जी के झटके को सहने के लिए उसकी बॉडी तुरंत प्लैटिनम की बॉडी में बदल गई। उसकी स्किन धीरे धीरे प्लैटिनम में बदल गई और उसके इंटरनल ऑर्गन्स मेटल बन गए। ऐसा होने के बाद भी चू लिन को उस एनर्जी का भयानक शॉक महसूस हो रहा था। उसके सारे चैनल्स और एक्यूपॉइंट्स में बुरी तरह झंझनाहट हो रही थी। एनर्जी साइफन, जीन एक्सट्रैक्शन। एक भयानक दहाड़ गूंजी। बांध तोड़ने वाली बाढ़ की तरह वो उफनती हुई जीन एनर्जी चू लिन की पूरी बॉडी में भर गई।
उस वायलेंट जीन एनर्जी ने उसकी बॉडी में एक पूरा चक्कर लगाया और फिर वो सीधा सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन में जाकर समा गई। अंदर एक तेज झंझनाहट होने लगी। जीन एनर्जी लिक्विड में कॉम्प्रेस होकर उसकी बॉडी में सर्कुलेट होने लगी। चू लिन ने जल्दी से उस कॉप से स्पिरिट को बाहर निकाल लिया। जैसे ही जीन एनर्जी ने स्पिरिट को टच किया, वो धुएं में बदलकर सीधा स्पिरिट के अंदर समा गई। इन एनर्जीज के अंदर जाने से स्पिरिट की नजरें और भी ज्यादा क्लियर हो गईं। स्पिरिट का वो खास ट्रेजर श्वानजिन टूथ भी एक तेज गोल्डन लाइट चमकने लगा। श्वानजिन टूथ की ब्लेड अब पहले से कहीं ज्यादा शार्प और खतरनाक हो गई थी। ठीक उसी वक्त चू लिन के पेट वाले हिस्से में एक पेल व्हाइट लाइट चमकी। उस रोशनी के सेंटर में मेटाप्लेशिया का एक कोर था। ये असल में एल्डर गुइवान की पूरी जिंदगी की रिबेलियस फोर्स का निचोड़ था। चू लिन के लिए इस स्ट्रेंथ का एक छोटा सा हिस्सा भी किसी बड़े समंदर जैसा था। अगर चू लिन के पास टाइटेनियम बॉडी भी होती, तब भी वो उस पावर के झटके से फटकर चिथड़े हो जाता। ये सब एल्डर गुइवान की मेहरबानी थी। वो एंटी लाइफ श्वानजू चू लिन के लिए बहुत जेंटल साबित हो रही थी और उसने अपनी सारी जीन एनर्जी एक ही बार में बाहर नहीं छोड़ी। ये देखकर चू लिन के दिल में एल्डर गुइवान के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई। उसने तय कर लिया कि अगर वो कभी उस स्पिरिचुअल स्टेट तक पहुंच पाया जिसके बारे में उन्होंने बताया था, तो वो पक्का इस जगह पर वापस आएगा और उन्हें जगाने की पूरी कोशिश करेगा। इस लगातार अब्जॉर्प्शन की वजह से चू लिन की बॉडी के अंदर मौजूद स्पिरिट और भी ज्यादा ह्यूज होती जा रही थी और इसके साथ ही उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। 5 दिन बाद चू लिन एकदम शांत बैठा हुआ था। उसकी बॉडी से लगातार उफनती हुई एनर्जी वेव्स बाहर निकल रही थीं और जमीन पर पड़े नुकीले पत्थर टूटकर पाउडर में बदल रहे थे। चू लिन के ठीक सामने 5 या 6 मीटर की दूरी पर यिन क्यूई भी शांति से बैठी थी। उसकी खूबसूरत आंखें सीधा चू लिन पर टिकी थीं। नकाब से ढके उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने किसी बहुत पुराने पास्ट को याद कर रही हो। यिन क्यूई के चेहरे का रंग हल्का सा बदल गया। उसने नोटिस किया कि चू लिन के अंदर से एक खौफनाक वेव उठ रही थी। शुआनजिंग लेवल की 8वीं रॉबरी। यिन क्यूई एकदम चौंक गई। चू लिन इस वक्त अपनी प्रैक्टिस में पूरी तरह डूबा हुआ था और उसके पास खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं था। इस डिजास्टर को पार करना कोई आसान काम नहीं था। एक तेज चटकने की आवाज आई। यिन क्यूई के सोचते ही चू लिन की बॉडी किसी दाने की तरह चटकने लगी और उसकी भारी आवाज किसी बिजली के कड़कने जैसी लग रही थी। करीब 1 घंटे बाद यिन क्यूई के माथे पर हल्का पसीना आ गया था। चू लिन की बॉडी लगातार चमक रही थी। अलग अलग तरह की रोशनी उसकी बॉडी के अंदर बहने वाली एनर्जी के फ्लो को दिखा रही थी। थोड़ी देर बाद वो 8वीं रॉबरी पूरी तरह शांत हो गई। एक गहरी सांस छूटने की आवाज आई। यिन क्यूई ने राहत की सांस ली और वो थोड़ी हैरान भी थी। शुआनजिंग लेवल की ये 8वीं रॉबरी बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। जब उसने इस रॉबरी को पार किया था तो उसे भी पूरा दिन लग गया था और वो प्रोसेस बहुत ही मुश्किल और खौफनाक था। फिर वो अपने साफ और चमकते हुए चेहरे को छूने से खुद को रोक नहीं पाई। qianshi पवेलियन की एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर होने के नाते वो भला चू लिन की इतनी फिक्र क्यों कर रही थी? वो अपनी उस सो कॉल्ड प्रीवियस लाइफ के असर से छुटकारा क्यों नहीं पा रही थी? ये कैसा कर्ज था? आखिरकार मैं शुआनजिंग लेवल की 8वीं रॉबरी तक पहुंच ही गया। चू लिन धीरे से खड़ा हुआ और उसने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी बॉडी पावरफुल एनर्जी से भरी हुई थी। उसकी आंखों में एक चमक और खुशी थी। एल्डर गुइवान ने सच में उसे बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया था। अब उसने उस टेरिफाइंग स्पिरिट में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया था, लेकिन अभी भी उसके लिए इसे पूरी तरह अब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल था। इस बार तुमने गुइवान गॉड्स कलेक्शन से बहुत सारे फायदे लूट लिए हैं। यिन क्यूई ने चू लिन को बहुत ही हल्के अंदाज में देखा। उसे अचानक एहसास हुआ कि जब वो चू लिन के साथ होती है तो वो लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं। ये सुनकर चू लिन हंस पड़ा। यहां आने से पहले सबने सुना था कि गुइवान गॉड्स कलेक्शन में ढेरों ट्रेजर्स मौजूद हैं, लेकिन यहां आकर उसे पता चला कि ट्रेजर्स तो दूर की बात, यहां सिर्फ मुसीबतें ही मुसीबतें थीं। उस गुइवान अरे से बचकर निकलना ही इतना मुश्किल था और ऊपर से उनका सामना उस डार्क फॉग से हो गया जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। आखिर में इतनी सारी मुसीबतें झेलने के बाद भी सब लोग खाली हाथ ही वापस लौटे। सिर्फ चू लिन ही था जिसे कुछ ट्रेजर्स मिले थे, बाकी किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। मैंने कितनी देर प्रैक्टिस की? चू लिन ने यिन क्यूई को देखा। 5 दिन। 5 दिन चू लिन ने आराम से सिर हिलाया। फिर उसने यिन क्यूई की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, तुम पहले क्यों नहीं चली गईं? इन 5 दिनों में यिन क्यूई चू लिन के पास ही रुकी रही। उसे यहां अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय पहले ही निकल जाना चाहिए था और क्वेंशी पवेलियन के डिसाइपल्स को लीड करते हुए फॉरेन रूइंस को एक्सप्लोर करना चाहिए था। मैं बस पहले यहीं एक्सप्लोर कर रही हूं। वैसे भी यहां बहुत सी एंशिएंट चीजें हैं। यिन क्यूई ने नजरें चुराईं और बहुत धीमी आवाज में बात की। वो लगभग बोल ही पड़ी थी, मैं बस तुम्हें देखना चाहती हूं। तो ये बात है छू। लिन ने आराम से बात मान ली और कोई सवाल नहीं पूछा। मुस्कुराकर उसने आगे कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भले ही यिन क्यूई ने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन चू लिन उसकी प्रोटेक्शन के लिए काफी ग्रेटफुल था। वो यहां इसलिए रुकी थी ताकि चू लिन को किसी भी तरह की इंटरफेरेंस ना हो। इस बात के लिए चू लिन सच में उसका एहसानमंद था। यिन क्यूई की लंबी और खूबसूरत आंखों में एक हल्की सी चमक आई, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले। अगर प्रैक्टिस खत्म हो गई है तो चलो चलते हैं।
चू लिन ने आराम से सिर हिलाया और तुरंत खड़ा हो गया। उसने गेयुआन की तरफ देखा, जो किसी सूखे पुराने पेड़ की तरह लग रहा था। चू लिन ने पूरे रिस्पेक्ट के साथ उसे फिर से बो किया। इसके बाद चू लिन ने जरा भी देर नहीं की और तेजी से हवा में मौजूद व्हर्लपूल की तरफ बढ़ गया। यिन क्यूई ने युआन डायनेस्टी में लौट रहे उस ओल्ड मैन को बहुत ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कन्फ्यूजन साफ झलक रहा था। अगले ही पल वो तेजी से आगे बढ़ी और चू लिन तक पहुंच गई। दोनों उड़ते हुए व्हर्लपूल से बाहर निकल गए। वहां की एनर्जी बहुत इंटेंस थी और वो वॉर्टेक्स धीरे धीरे गायब होकर पूरी तरह कोलैप्स हो गया। उनके स्पेस से बाहर निकलते ही उन फायर रेड माउंटेन्स में एक बार फिर से मौत जैसी शांति छा गई। वो विशाल दुनिया फिर से धूल के गुबार में छुप गई। उस फायर रेड वैली के ऊपर मौजूद व्हर्लपूल तेजी से घूमा और वो दोनों एक के बाद एक उससे बाहर निकल आए। चू लिन हवा में फ्लोट कर रहा था और उसकी नजरें नीचे वैली पर टिकी थीं। जहां पहले दसियों हजार लोग जमा थे, वो जगह अब बिल्कुल खाली पड़ी थी। वहां का माहौल अब पहले जैसा लाइवली और गर्म नहीं था। लगता है सब जा चुके हैं, चू लिन ने गहरी सांस ली। वैसे भी यहां से फॉरेन रूइंस के सेंटर तक पहुंचने में अभी 20 दिन से ज्यादा का टाइम है। सारी टॉप 10 फोर्सेज यहां अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगी। यिन क्यूई ने आराम से कहा, क्या तुम वापस क्यानशिगे पवेलियन जाकर टीम को लीड करने की जल्दी में नहीं हो? चू लिन ने मुस्कुराते हुए पूछा। यांग डेंग की टीम लीड करने की एबिलिटी वीक नहीं है। जब तक जान पर ना बनाए तब तक कुछ नहीं होगा। यिन क्यूई ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। बल्कि ट्यानवुजोंग और लॉस्ट डेविल किंगडम के बीच तो गहरी दुश्मनी है। तुम्हारे ना होने पर क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि चाओ टियानशाओ ट्यानवुजोंग पर हमला कर देगा? युआन डायनेस्टी लौट रहे उस ओल्ड मैन ने चाओ टियानशाओ के तीनों लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया था। अब उनमें ज्यादा उछल कूद करने की हिम्मत नहीं होगी। उनके बहुत सारे दुश्मन हैं। खास तौर पर चाओ टियानशाओ की कॉशियस पर्सनालिटी को देखते हुए वो लोग इस वक्त कोई पंगा नहीं लेंगे। और वैसे भी फॉरेन रूइंस का सेंटर सेफ नहीं है। अगर वो एक बार उन ईविल और अजीब जानवरों के चंगुल में फंस गए तो उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, चू लिन ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि सेफ्टी के लिए यही सही रहेगा कि मैं जल्दी वापस लौट जाऊं। चू लिन ने यिन क्यूई की तरफ देखा, तो क्या हम साथ चलें? ये सुनकर यिन क्यूई ने इनकार में सिर हिलाया और फॉरेन रूइंस के दूसरे एरिया की तरफ देखने लगी। तुम पहले जाओ, मुझे कुछ ढूंढना है। वो जगह फॉरेन रूइंस का सबसे एक्सोटिक एरिया लग रही है। तुम वहां क्या ढूंढ रही हो? चू लिन ने यिन क्यूई की नजर वाली डायरेक्शन में देखा और हल्का सा फ्राउन किया। कुछ मटीरियल्स ढूंढने के बाद मुझे पता चला कि फॉरेन रूइंस में एक चिंगशुआन लेक है। ये एंशिएंट इंटरस्टेलर एज का बचा हुआ एक रेलिक है। यिन क्यूई पल भर के लिए हिचकिचाई, फिर आगे बोली, मैं क्यानशिगे पेविलियन का 7 युआन डाओ प्रैक्टिस करती हूँ। ये मैजिक पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसे समझने के प्रोसेस में मैंने गलती से अपनी बॉडी को चोट पहुंचा ली। इसलिए मुझे चिंगशुआन लेक ढूंढना है ताकि मैं चू युआन डाओ के सिम्टम्स को रिलीव और खत्म कर सकूं। चू लिन हल्का सा हैरान रह गया। वो देख ही नहीं पाया था कि यिन क्यूई की बॉडी के अंदर इंजरीज हैं। तो फिर तुम क्यानशिगे पेविलियन के लोगों को अपने साथ क्यों नहीं ले जाती? चू लिन ने शक के साथ पूछा। वहां बहुत ट्रबल है। उन डिसाइपल्स को साथ ले जाने का मतलब बस अपनी कैजुअलिटीज बढ़ाना है, यिन क्यूई ने हल्के से कहा, और इसके बाद वो चुप हो गई। आज के लिए उसने काफी बात कर ली थी। अगले ही पल वो तेजी से बाहर की तरफ निकल गई। हम यहीं अलग होते हैं। एलियन रूइंस के सेंटर में हम दोबारा मिल सकते हैं। ये ठंडी आवाज गूंजने के बाद यिन क्यूई एक ग्रीन ऑन में बदल गई और दूर निकल गई। थोड़ी देर बाद वो ग्रीन लाइट हल्की सी रुकी। उसने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा। चू लिन भी उसके पीछे पीछे दौड़ता आ रहा था। उसके उस बहुत ज्यादा हैंडसम ना दिखने वाले चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिली हुई थी। तुमने 5 दिन तक मुझे गार्ड किया है। मैं तुम्हें उस जगह अकेले कैसे जाने दे सकता हूं? और वैसे भी युआन डायनेस्टी लौट रहे उस ओल्ड मैन ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था। चलो चलते हैं। चू लिन ने यिन क्यूई के मुस्कुराते चेहरे की तरफ देखते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। 3 दिन बाद शुआ 2 परछाइयां तेजी से आसमान की तरफ उड़ीं। चू लिन ने पूरी विजिलेंस के साथ चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसकी बॉडी के चारों ओर जीन एनर्जी घूम रही थी जो हर तरफ फैलती जा रही थी। यिन क्यूई असल में चू लिन को अपने पीछे आने से मना करना चाहती थी। वो कोल्ड और एरोगेंट थी। उसे किसी का एहसानमंद होना पसंद नहीं था, खासतौर पर उस इंसान का जो उसके सपने में आने वाले कैरेक्टर से इतना मिलता जुलता था। समझदारी से काम लेते हुए वो बस अब और कोई बहस नहीं करना चाहती थी। लेकिन चू लिन के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसका दिल तुरंत पिघल गया। हम फॉरेन रूइंस की गहराई में पहुंच चुके हैं। यहाँ के फॉरेन एनिमल्स बहुत पावरफुल हैं। इन एक्सोटिक एनिमल्स के अलावा हमें यहाँ आने जाने वाले लोगों से भी केयरफुल रहना होगा। यिन क्यूई ने दूर देखते हुए आराम से चू लिन को याद दिलाया। लोग? चू लिन हैरान था, क्या यहाँ दूसरी फोर्सेस के लोग भी एक्सप्लोर करने आ रहे हैं? स्टारक्राफ्ट के डिसाइपल्स नहीं, यिन क्यूई ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरा मतलब वेग्रेंट बैंडिट्स और ताओबाओ गैंग से है। जो लोग इस एरिया में आ सकते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग ओल्ड मॉन्स्टर्स हैं और वो पूरी कैंगलन वर्ल्ड में काफी पावरफुल माने जाते हैं। ये लोग बहुत ताकतवर होते हैं। यहाँ तक कि रिटर्न टू द मेटाफिजिकल रेल्म वाले एक्सपर्ट्स भी यहाँ हो सकते हैं। इनमें से बहुत से लोग कैंगलन वर्ल्ड और दूसरी आउटसाइड वर्ल्ड में भटकते रहते हैं। उन्हें बस अपने फायदे से मतलब होता है। अगर उन्हें कोई अच्छी चीज मिल जाए तो वो टॉप 10 फोर्सेस के डिसाइपल्स को मारने से भी पीछे नहीं हटते। रिटर्न टू द मेटाफिजिकल रेल्म।
छू लिन हल्का सा हैरान रह गया। ये एरिया सच में सिंपल नहीं था। अगर ऐसे एक्सपर्ट्स को टॉप 10 इंटरस्टेलर फोर्सेस में भी भेज दिया जाए तो भी उनका स्टेटस काफी हाई होगा। इस फॉरेन रूइंस में स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस भी उतनी ही टेरिफाइंग हो जाएगी। लेकिन रिटर्न टू द मेटाफिजिकल रेल्म की अर्ली स्टेज में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। बात बस इतनी है कि हम ऐसे लोगों से ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करते और वो कैंगलन वर्ल्ड के ट्रायल में हिस्सा नहीं लेंगे। ये सब पावर टेस्ट के स्कोप से बाहर की बात है, इसलिए हमें कॉशियस रहना होगा, यिन क्यूई ने कहा। छू लिन ने शांति से सिर हिलाया। ऐसे रीजन में घूमने वाले लोग सच में ऑर्डिनरी नहीं हो सकते थे। ऐसे लोगों से पंगा लेना बहुत बड़ी ट्रबल बन सकता था। करीब 10 घंटों में हम चिंगशुआन लेक की लोकेशन तक पहुंच जाएंगे, जो काफी हिडन है और किसी को इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा चिंगशुआन लेक एक तय समय के बाद ही दिखाई देती है। मैंने कैलकुलेट किया है कि आज का दिन बिल्कुल सही है। हमें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी ताकि कोई हमें पहले ही न ढूंढ ले। छू लिन ने फिर से सिर हिलाया और वो कुछ बोलने ही वाला था। अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं। सामने एक बहुत स्ट्रांग जीन एनर्जी फ्लक्चुएशन हो रही थी। उस मॉन्स्टरस बीस्ट की बॉडी शेप देखने से पहले ही वो आसमान से नीचे उड़ते हुए एक मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। इतनी टेरिफाइंग पावर सामने चल रही बैटल को देखकर छू लिन भी थोड़ा हैरान रह गया। वो स्ट्रेंज बीस्ट 9th रॉबरी की पावर पर था, लेकिन वो फिगर उसे जान से मारने पर तुला था और वो बीस्ट पलटवार भी नहीं कर पा रहा था। ये साफ था कि वो आदमी कम से कम रिटर्न टू द मेटाफिजिकल रेल्म के 9th पीक पर था। ये जरूर कोई एग्जॉटिक रूइंस का टाओबाओ होगा। चलो, ज्यादा करीब मत जाना, ये बहुत टैबू मानी जाने वाली चीज है। यिन क्यूई ने दूर से उस तरफ देखते हुए तेजी से छू लिन को याद दिलाया। छू लिन ने सिर हिलाया। उन दोनों ने एक छोटा सा चक्कर काटा और सीधे उस जगह से दूर निकल गए। एक जोरदार धमाका हुआ। उनके जाते ही वो स्ट्रेंज एनिमल जोर से दहाड़ा और फट गया। फटे पुराने कपड़े पहने उस मिडिल एज्ड आदमी ने ठंडी नजरों से छू लिन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्का सा अलर्ट था। फिर उसने उस स्ट्रेंज एनिमल के पैर के नीचे से कोई चीज निकाली, उसे तेजी से उठाया और दूर भाग गया। जैसा सोचा था वो बहुत केयरफुल था। छू लिन के चेहरे पर हंसी थी, लेकिन उसका दिल थोड़ा भारी हो गया था। अभी उस टाओबाओ आदमी से ब्लडी ईविल स्पिरिट्स की महक आ रही थी। वो जरूर कोई स्ट्रांग एक्सपर्ट था जो अक्सर यहां भटकता रहता है। ऐसे लोगों से पंगा लेना सबसे बड़ी ट्रबल है। अगर इस पूरे एरिया में ऐसे ही लोग भरे हैं तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत भारी पड़ सकता है। दोनों की नजरें मिली और उन्होंने एक दूसरे की आंखों में वो भारीपन महसूस किया। फिर उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई और दूर तेजी से निकल गए। हालांकि पैदल चलने का रास्ता सिर्फ करीब 10 घंटों का था, लेकिन बीच रास्ते में बहुत सारे फॉरेन एनिमल्स थे। जब छू लिन और यिन क्यूई उस जगह पहुंचे तो आधा दिन बीत चुका था। बिल्कुल यहीं। यिन क्यूई ने पहाड़ों के बीच एक अंधेरी जगह की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज में एक हल्का सा सुकून था। छू लिन ने ऊपर देखा। पहाड़ों में रात का घना अंधेरा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ब्लैक बीस्ट यहां राज कर रहा हो। उस अंधेरे में खुखार बीस्ट दहाड़ रहे थे। केयरफुल रहना, यहां बहुत सारे स्ट्रेंज एनिमल्स हैं। अगर हम एक बार उनसे घिर गए तो हमें दूर भागना ही पड़ेगा, यिन क्यूई ने कहा। ठीक है। छू लिन का जवाब सुनकर यिन क्यूई ने राहत की सांस ली। उसने अपनी बॉडी पर मौजूद लाइट और वेव्स को डिसिपेट किया। वो दोनों बहुत कॉशन के साथ पहाड़ों की तरफ उड़ने लगे। एक जोरदार दहाड़ गूंजी। उन्हें डर था कि वो आसपास के फॉरेन एनिमल्स को डिस्टर्ब कर देंगे, इसलिए उनकी स्पीड बहुत स्लो थी। बीच बीच में खून की महक से भरी उन स्ट्रेंज एनिमल्स की दहाड़ हर तरफ से आ रही थी, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। छू लिन थोड़ा सा पीछे चल रहा था। उसकी स्पिरिट वेव बाहर की तरफ छुपकर थोड़ा एक्सप्लोर कर रही थी और अंधेरे में मौजूद अजीब सिचुएशन को परसीव कर रही थी। केयरफुल। छू लिन की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसने झटके से यिन क्यूई की स्मूथ कलाई पकड़ ली। उसकी नजरें सामने टिकी थीं। रात के उस अंधेरे में एक ब्लैक पैंथर गहरी नींद में सो रहा था, जो किसी लंबे और चपटे पत्थर जैसा लग रहा था। ये एक्सोटिक एनिमल्स फॉरेन रूइंस में मौजूद उस रेस्टलेस ईविल स्पिरिट की वजह से अपनी बॉडीज को परफेक्टली छुपा सकते थे। यहां तक कि यिन क्यूई भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रही थी। यिन क्यूई ने धीरे से सिर हिलाया। उन ग्रे पहाड़ों में उसकी लंबी और खूबसूरत आंखों ने छू लिन को घूरा। छू लिन हल्का सा हंसा और उसने अपनी हथेलियों की पकड़ ढीली कर दी। उसकी उंगलियों पर अभी भी एक सॉफ्ट सा एहसास बाकी था। यिन क्यूई ने छू लिन को घूरा और तुरंत उससे दूर हट गई। हैरानी की बात थी कि उसे शर्म या गुस्सा नहीं आ रहा था। उसकी छाती हल्की सी ऊपर नीचे हो रही थी। फिर वो चुपचाप वहां से निकली, उस सोते हुए बीस्ट को बाईपास किया और आगे बढ़ती गई। छू लिन ने उस कर्वी फिगर को देखा और हंस पड़ा। इस औरत का फायदा उठाना मुश्किल था, लेकिन उसने काफी मजे लिए थे। खासतौर पर उस कूल और प्राउड चेहरे को देखकर छू लिन खुद को उसे पिंच करने से रोक नहीं पा रहा था। यिन क्यूई तक पहुंचने के बाद वो दोनों एक बार फिर से पहाड़ों से बहुत कॉशन के साथ आगे बढ़ने लगे। रास्ते की कंडीशंस और भी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थीं। करीब 20 मिनट बाद सामने थोड़ा उजाला हुआ। उन दोनों के सामने एक वैली नजर आई। छू लिन को जीन एनर्जी की एक स्ट्रांग फ्लक्चुएशन महसूस हुई। वो दोनों तेजी से वैली के किनारे गए और नीचे झांका। वैली में एक लेक शांति से मौजूद थी। लेक का पानी एकदम क्लियर और ब्राइट था। उस रोशनी से पूरी वैली किसी सपने जैसी लग रही थी। ये चिंगशुआन लेक है।
यिन क्यूई ने अपने सामने लेक को देखा और आखिरकार उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कहा जाता है कि ये चिंगशुआन लेक एंशिएंट इंटरस्टेलर पीरियड के एक स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट के मरने की जगह थी। उसकी बॉडी से बची हुई एनर्जी ने यहाँ की ईविल और स्ट्रेंज क्यूई को रोक दिया और बारिश का पानी जमा होने से यहाँ चिंगशुआन लेक बन गई। यिन क्यूई काफी खुश थी। यहाँ गार्ड करने के लिए कुछ और एनिमल्स भी हैं और उनकी एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। चू लिन की नजरें किंगशुआन लेक पर टिकी थीं। उस अंधेरे में लेक के बिल्कुल नीचे एक ह्यूज डार्क स्नेक डूबा हुआ था। उस स्नेक का चौड़ा जबड़ा हल्का सा खुला था और उसमें शार्प दांतों की एक बारीक लाइन नजर आ रही थी। उस स्नेक के 2 मुंह थे। स्नेक के मुंह से लगातार सलीवा टपक रहा था। जैसे ही वो सलीवा लेक के पानी से मिलता, पानी से अजीब सी आवाजें आने लगतीं। चू लिन ने उस डबल माउथ सर्पेंट की बॉडी से एक बहुत हैवी एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस की। उसके अंदाजे के हिसाब से इस जायंट स्नेक की स्ट्रेंथ 3 डीमंस में से क्यांजिंग से बिल्कुल भी कम नहीं होगी। ये चीज बहुत बड़ी ट्रबल है। अच्छी बात यह है कि यहाँ के मॉन्स्टर्स के पास जनरली कोई विजडम नहीं होती। वो बस अपनी वायलेंट डिजायर के सहारे मारकाट करते हैं। हम इसे यहाँ से दूर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, चू लिन ने सोचकर कहा। ठीक है, यिन क्यूई ने सिर हिलाया। वो भी जानती थी कि इस मॉन्स्टर से लड़ना बहुत ट्रबलसम होगा और लड़ाई के शोर से यहाँ और भी ईविल और स्ट्रेंज एनिमल्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। चू लिन ने अपना हाथ घुमाया और ईविल कॉप्स उसके बगल में आ गया। वो उसे कंट्रोल करके लेक के नीचे मौजूद स्नेक को दूर ले जाने वाला ही था। तभी उसकी नजरें अचानक सिकुड़ गईं और उसने उस अंधेरी वैली में गहराई से देखा। क्या प्रॉब्लम है? चू लिन के चेहरे के हाव भाव देखकर यिन क्यूई हैरान रह गई। कुछ नहीं। चू लिन हल्का सा हिचकिचाया। उसने धीरे से इनकार में सिर हिलाया और अपने मन में कुछ सोचा। अगले ही पल ईविल कॉप्स तेजी से बाहर की तरफ उड़ गया। वो हवा में तैरता हुआ आगे बढ़ा और उसने लेक के तल की तरफ एक जोरदार मुक्का मारा। वो फियर्स मुक्का सीधे जाकर स्नेक की बॉडी पर लगा। एक भारी धमाका गूंजा। मुक्के की वो भारी आवाज स्नेक के मोटे और ठंडे स्केल्स पर गूंजी। उस शांत जायंट स्नेक ने अचानक अपनी खून जैसी लाल आंखें खोल दीं। उसके दोनों बड़े मुंहों से एक शार्प हिसिंग आवाज आई और उसने अपना मुंह पूरा खोल दिया। एक टेरेबल एनर्जी इंपैक्ट सीधे ईविल कॉप्स की तरफ शूट हुआ। ईविल कॉप्स ने हवा में तेजी से डॉज किया। वो उस एनर्जी रे से बचा और फिर अचानक मुड़कर वैली से दूर भागने लगा। एक जोरदार दहाड़ गूंजी। ईविल कॉप्स को भागते देखकर जायंट स्नेक ने आसमान की तरफ मुंह करके जोर से दहाड़ मारी। विजडम ना होने की वजह से वो कुछ सोच नहीं सकता था। अपनी वायलेंट इंस्टिंक्ट के सहारे उस स्नेक की पूंछ जोर से झटकी। अगले ही पल वो एक स्ट्रीमर में बदला और वैली से बाहर की तरफ शूट हो गया। वैली के बाहर दहाड़ की आवाज गूंज रही थी। जैसे जैसे वो वायलेंट आवाज दूर होती गई, यहां धीरे धीरे पूरी शांति छा गई। चलो बढ़िया है, चू लिन मुस्कुराया और उसने यिन क्यूई की तरफ देखा। दोनों तेजी से उड़े और क्विंगशुआन लेक के किनारे पहुंच गए। यिन क्यूई पूल के किनारे बैठ गई। उसने अपना गोरा हाथ लेक के पानी में डाला। जैसे ही उसने लेक के पानी में मौजूद एनर्जी को महसूस किया, उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। यिन क्यूई ने चू लिन को देखा। वो हल्की सी हिचकिचाई और उसके ठंडे चेहरे पर शर्म की एक झलक साफ दिखाई दी। क्या तुम वैली के मुहाने पर नजर रख सकते हो? ठीक है। चू लिन हल्का सा हैरान हुआ और तुरंत यिन क्यूई का मतलब समझ गया। वो मुड़ा और वैली से बाहर की तरफ चल दिया। चू लिन को जाते देख यिन क्यूई ने राहत की सांस ली। उसने अपने चेहरे से सफेद वेल हटाया और वो अपने कपड़े उतारकर पूल में जाने ही वाली थी कि अचानक उसके बगल से एक हाथ आगे बढ़ा और उसने उसकी कलाई पकड़ ली। तुम अचानक इस तरह हाथ आगे बढ़ने से यिन क्यूई हैरान रह गई। वो पीछे मुड़ी और उसने देखा कि ये चू लिन था। उसकी भौहें तन गईं। कोई आ रहा है। इससे पहले कि यिन क्यूई को गुस्सा आता, चू लिन ने वैली के मुहाने पर मौजूद घने अंधेरे की तरफ देखा और शांति से कहा, क्या? ये सुनकर यिन क्यूई का दिल थोड़ा धक से रह गया। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। तुम लोग अगर छुप चुके हो तो अब बाहर आने का टाइम आ गया है, चू लिन ने बाहर के घने अंधेरे में देखते हुए ठंडी आवाज में कहा। इससे पहले चू लिन को बस लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसे लगातार कुछ अजीब फ्लक्चुएशंस महसूस हो रही थीं। उस वक्त उसने इसे सच में अपना वहम मान लिया था। लेकिन जब यिन क्यूई कपड़े उतारकर लेक में जाने ही वाली थी, चू लिन ने एक बार फिर से उस हल्की सी फ्लक्चुएशन को पकड़ लिया, जो अब उस अंधेरे में साफ महसूस हो रही थी। चूंकि तुम खुद बाहर नहीं आ सकते, तो मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं। चू लिन ने उस गहरे अंधेरे में देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आई और उसने अपनी उंगली से हल्का सा फ्लिक किया। एक मेटल गैस बाहर की तरफ शूट हुई और हवा में उड़ते हुए वो कोल्ड आयन के 2 टुकड़ों में बदल गई। डंग डंग जैसे ही वो आयन रात के अंधेरे में शूट हुआ, अचानक 2 आवाजें गूंजी और फिर वहां आग की रोशनी चमक उठी। उस रात के अंधेरे में चू लिन और यिन क्यूई की ठंडी नजरों के सामने 2 फिगर्स बाहर निकल आए। हा, इस लड़के की डिविनिटी काफी शार्प है। वो दोनों अंधेरे से कूदकर वैली के मुहाने के ऊपर मौजूद क्लिफ पर आ गए और ऊंचाई से उन दोनों को नीचे देखने लगे। चू लिन ने उन दोनों आदमियों को ठंडी नजरों से घूरा। उन्होंने ढीले ढाले रोब्स पहने हुए थे। दोनों की हाइट बिल्कुल एक जैसी थी, बस एक मोटा था और दूसरा पतला। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों भाई हों। उन दोनों की चमकती हुई गंदी नजरें यिन क्यूई की कर्वी बॉडी पर टिकी हुई थीं। उन दोनों के चेहरों की मुस्कान में घटियापन साफ झलक रहा था। कितनी खूबसूरत लड़की है। हम दोनों भाइयों ने पूरी कैंगलन वर्ल्ड घूमी है।
हमने बहुत सी औरतें देखी हैं, लेकिन इतनी कमाल की चीज आज तक नहीं देखी। एक ने लालची नजरों से यिन क्यूई को ऊपर से नीचे तक देखा और अपने होंठ चाटे। उसकी जलती हुई नजरें ऐसी थीं जैसे वो इंसान को पिघला देंगी। मुझे बस कुछ ब्रेथ महसूस हुई थी, लेकिन मुझे इतने बड़े गिफ्ट की उम्मीद नहीं थी। दूसरे ने भी एक भद्दी हंसी हंसते हुए कहा। छू लिन ने उन दोनों आदमियों को ठंडी नजरों से घूरा। उनकी बॉडी में होने वाली स्ट्रांग फ्लक्चुएशन से साफ पता चल रहा था कि वो दोनों इमॉर्टल्स भी क्वैंजिंग जैसे ही थे, रिटर्न टू द मेटाफिजिकल रेल्म के पीक पर, और वो अपना आधा कदम लगभग एंटी लाइफ लेवल में रख चुके थे। लेकिन इतनी फोर्स चू लिन को डराने के लिए काफी नहीं थी। उसने अपने सामने खड़े उन दोनों लोगों को ठंडी नजरों से घूरा। उसकी आवाज उस सख्त बर्फ की तरह थी जिसे पिघलाया नहीं जा सकता। अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो जितनी दूर हो सके यहां से दफा हो जाओ। वैली की स्टोन वॉल पर खड़े उन दोनों भाइयों ने चू लिन को ठंडी नजरों से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रिटर्न टू श्वानजिंग की 8th रॉबरी वाला एक बच्चा हम दोनों के सामने इतनी उछल कूद कर रहा है। क्या तू हीरो बनकर लड़की को बचाना चाहता है या तेरा दिमाग खराब हो गया है? लड़की, भले ही इस बच्चे में थोड़ी एबिलिटीज हैं, लेकिन ये हम भाइयों के सामने कुछ भी नहीं है। अगर तू हमारे साथ रुकेगी तो तू जब तक चाहेगी हम चिंगशुआन लेक को गार्ड करेंगे। यिन क्यूई की तरफ देखते हुए वो दोनों हल्के से मुस्कुराए। यिन क्यूई के उस ठंडे चेहरे को देखकर उन दोनों भाइयों की हवस और बढ़ गई थी। तुम पहले अपनी इंजरी ठीक करो। किंगशुआन लेक का दिखाई देना ज्यादा अर्जेंट है। मैं इन दोनों ट्रैश को संभाल लूंगा। छू लिन ने नजरें घुमाई और यिन क्यूई को देखते हुए कहा। उसकी बातों में किलिंग इंटेंट साफ झलक रहा था। उसका किलिंग इंटेंट बहुत हैवी था। चू लिन खुद नहीं जानता था कि अचानक उसके अंदर इतनी भयानक किलिंग इंटेंट कहां से आ गई, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था। वो जल्द से जल्द इन दोनों को जान से मारना चाहता था। ही फैमिली के ये दोनों इन्फेमस भाई ही जिन और ही लॉन्ग रिटर्न टू श्वानजिंग के 9th पीक पर हैं। ये बहुत क्रूअल और लेचरस हैं। कैंगलिन किंगडम बहुत पहले से इनकी तलाश में है, लेकिन ये लंबे टाइम से इन्हीं फॉरेन रूइंस में छुपे बैठे हैं और कैंगलिन वर्ल्ड की वांटेड लिस्ट से भी बचते आ रहे हैं। इसी वजह से टॉप 10 फोर्सेज में से कोई भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई है। यिन क्यूई ने ठंडी आवाज में कहा और उन भाइयों की तरफ देखा जो क्यांजिंग से बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे। उसने आगे कहा, तुम शायद अकेले इन्हें हैंडल ना कर पाओ। हम मिलकर लड़ते हैं। अगर चिंगशुआन लेक गायब हो गई तो हमारे पास इंतजार करने के लिए 20 दिन नहीं है। चू लिन ने जोर से मुस्कुराते हुए कहा। किंगशुआन लेक 20 दिन में सिर्फ एक बार दिखाई देती थी। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो उन्हें अगले 20 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। वो कैंगलन फोर्सेस के ट्रायल को लेकर वैसे ही हेजिटेंट थे, इसलिए वो हर वक्त यहां इंतजार नहीं कर सकते थे। तो फिर केयरफुल रहना। मैं अपनी इंजरी ठीक करते ही तुम्हारी मदद के लिए बाहर आ जाऊंगी। छू लिन की बात सुनकर यिन क्यूई ने हेल्पलेसली गहरी सांस ली। उसने अपने दांत भींचे और सीधे किंगशुआन लेक में कूद गई। उसकी ग्रेसफुल फिगर किसी जलपरी की तरह लग रही थी, जो पानी में आराम से तैरते हुए रात के घने अंधेरे में गायब हो गई। पानी की छपछप और रात के अंधेरे में धुंधली होती उस ग्रेसफुल फिगर को देखकर उन दोनों भाइयों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी आंखों में आग सी जल रही थी और अंदर से हवस की एक बर्निंग ईवल स्पिरिट बाहर आ रही थी। अरे छोटी बच्ची, टेंशन मत ले। हम भी थोड़ी देर में तेरे साथ पानी के अंदर आएंगे। हाँ हाँ, तुम दोनों का एक दूसरे के साथ नीचे नर्क में जाना ही बेहतर होगा। छू लिन हवा में धीरे धीरे ऊपर उठा। उसके चेहरे पर एक स्नीयर था। उसने अपना हाथ आगे किया और एक छोटा सा रेड स्टोव बाहर निकाल लिया। छू लिन के मन में इन दोनों को जान से मारने का इरादा पूरी तरह से हावी हो चुका था। वो इनकी हड्डियों की राख तक मिटा देना चाहता था। बच्चे, मेरी मान और जितनी जल्दी हो सके यहां से दफा हो जा। अगर तूने अपने इन दोनों बापों को गुस्सा दिलाया तो हम तेरी हालत मौत से भी बदतर कर देंगे। ही लॉन्ग ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। चू लिन ने पूरी इंडिफरेंस के साथ मुस्कुराते हुए उन दोनों आदमियों को देखा। वो फालतू की बकवास नहीं करना चाहता था। उसके हाथ में मौजूद वो रेड स्टोव हवा में तैरने लगा और अचानक उसमें से रेड एनर्जी फूट पड़ी। अगले ही पल वो फर्नेस एक तूफान की तरह बड़ा होने लगा और 100 मीटर्स ऊंचे एक बहुत बड़े स्टोव में बदल गया। ये स्टोव गुइयुआन होशन स्टोव था, जो टियान्युआन का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेजर माना जाता था। चू लिन ने उस वक्त इसकी टेरेबल पावर देखी थी। यहां तक कि डार्क फॉग में भी वो इस चीज की पावर से डर गया था। हालांकि चू लिन अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इसे एक्टिवेट नहीं कर सकता था, इसलिए इस स्टोव का साइज उस गुइयुआन ओल्ड मैन के स्टोव से काफी छोटा था। फिर भी जब वो फायरी रेड स्टोव तेजी से बड़ा हुआ तो उसमें से एक खौफनाक बॉइलिंग हीट निकल रही थी। रात का अंधेरा ऐसा रोशन हो गया जैसे दिन निकल आया हो और वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। छू लिन ने स्टोव पर अपनी हथेली मारी। उसकी तेजी से बहने वाली जीन एनर्जी सीधे फर्नेस के अंदर इंजेक्ट हो गई और लपटें बहुत भयंकर तरीके से भड़क उठीं। वहां पैदा होने वाली वो टेरेबल एनर्जी फ्लक्चुएशन सच में इनकॉम्परेबल थी। जब गुइयुआन ओल्ड मैन ने ये गुइयुआन होशन स्टोव चू लिन को दिया था तो उसने अपने सारे स्पिरिचुअल इम्प्रिंट्स मिटा दिए थे, इसलिए चू लिन इसे बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर सकता था। भले ही वो इसे इसकी एक्सट्रीम लिमिट तक इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन वो इसे अपनी मर्जी से हैंडल जरूर कर सकता था। ही फैमिली के दोनों भाइयों के चेहरे अचानक शॉक्ड रह गए। गुइयुआन होशन स्टोव की उस टेरेबल फ्लक्चुएशन ने उन्हें कुछ देर के लिए यिन क्यूई की खूबसूरत बॉडी को भी भुला दिया। उनकी आंखों में एक स्ट्रांग ग्रीड भर गई और वो टकटकी लगाए गुइयुआन होशन स्टोव को घूरने लगे। टियान्युआन ट्रेजर, ही लॉन्ग जोर से चिल्लाया।
उनकी आंखों की वो हीट इतनी तेज थी जैसे वो खुद उनकी बॉडीज को जला देगी। वो सालों से फॉरेन लैंड्स के रूइंस में रह रहे थे। इतने सालों तक कबाड़ जमा करते करते उन्होंने भी गोल्डन आइज डेवलप कर ली थी और वो असली खजाने को पहचान सकते थे। वो एक नज़र में ही समझ गए कि चू लिन के हाथ में मौजूद वो स्टोव कोई ऑर्डिनरी चीज़ बिल्कुल नहीं थी। कितना लकी बच्चा है, इसके पास इतना कमाल का ट्रेजर है। कोई हैरानी नहीं कि ये इतना उछल रहा था। लेकिन अगर तूने इस ट्रेजर को बाहर निकाल ही लिया है तो आज तू यहां से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। ही लॉन्ग एक अजीब तरीके से हंसा। हे जिन ने भी अपने होंठ चाटे। उसकी बॉडी से एक के बाद एक टेरिफाइंग जीन एनर्जी बाहर निकलने लगी। छू लिन की तरफ देखने वाली उसकी आंखों में मैलिस साफ झलक रहा था। तुम मुझे मारकर इसे चुराना चाहते हो? हाँ हाँ, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम दोनों में उतनी एबिलिटी है भी या नहीं। उनकी आंखों की वो चमक देखकर छू लिन मुस्कुराया और उसने हल्का सा मुंह फेरा। बच्चे, थोड़ी देर में तेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। ही लॉन्ग ने एक कोल्ड स्माइल दी और फिर उसने और ही जिन ने एक दूसरे को देखा। अगले ही पल वो दोनों दो डार्क शैडोज में बदल गए। वो एक साथ तेजी से बाहर की तरफ शूट हुए और हवा में एक जोरदार ब्लास्ट की आवाज गूंजी। वो दोनों फियर्स दहाड़े सीधे चू लिन के सिर के ऊपर छा गईं। ग्रीड के नशे में अंधे ही लॉन्ग ने हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने छू लिन का लेवल कम होने की वजह से उसे हल्के में लेने की गलती भी नहीं की। वो लंबे टाइम से इन्हीं फॉरेन रूइंस में भटक रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसे बहुत से लोगों को मरते देखा था जो अपने ओपोनेंट्स को कमजोर समझने की बेवकूफ़ी करते थे। चू लिन ने जब इन दोनों आदमियों को देखा तो उसकी आंखें एकदम सीरियस हो गईं। ऐसे कैरेक्टर्स बेहद ट्रबलसम होते थे। भले ही वो बहुत डिस्गस्टिंग थे, लेकिन उनका फाइटिंग एटीट्यूड एकदम एक्सीलेंट था। एक जोरदार धमाका हुआ। छू लिन ने अपने प्लैटिनम के पंख फैला लिए। उसकी बॉडी वाइब्रेट हुई और वो तेजी से बाहर की तरफ शूट हो गया। उसने अपना हाथ घुमाया और गुइवन होशन स्टोव से एक भयंकर आग की लपट बाहर निकली, जिसने उन दोनों आदमियों के मुक्कों को चकनाचूर कर दिया। कितना टेरिबल अटैक है। ही लॉन्ग ने देखा कि रिटर्न टू श्वानजिंग की 8th रॉबरी वाली स्ट्रेंथ के बावजूद चू लिन ने गुइवन होशन स्टोव की मदद से उनके अटैक को आसानी से रोक लिया था। उनकी आंखों में हैरानी की एक चमक आई और फिर वो और भी ज्यादा ग्रीडी हो गए। चलो इसे खत्म करते हैं, एक आवाज गूंजी। हे लॉन्ग और हे जिन एक साथ आगे बढ़े। वो दोनों परछाइयों की तरह एक ही टाइम पर चू लिन के लेफ्ट और राइट साइड्स में पहुंच गए। उनकी आंखें फियर्स थीं और उन्होंने एक जोरदार फिस्ट ब्लास्ट किया। हार्ट डिस्ट्रॉइंग पाम। उन दोनों भाइयों के चारों तरफ एक ग्लूमी जीन एनर्जी उमड़ने लगी। फिर वो यिन और कोल्ड एनर्जी की तेज हवा के साथ चू लिन की तरफ फैल गई। चू लिन की बॉडी से व्हाइट गोल्ड लाइट निकली। उसने अपने हाथ और पैर एक साथ चलाए, अपने बड़े हाथों से हवा में एक जोरदार ग्रिप बनाई और उसकी जीन एनर्जी झटके से बर्स्ट हो गई। एक जोरदार धमाका हुआ। मेटालिक रोशनी से चमकते हुए उस व्हाइट गोल्ड हाथ ने ही भाइयों के साथ जोरदार टक्कर ली। टक्कर होते ही चारों तरफ एक टेरिफाइंग एनर्जी विंड दहाड़ने लगी और चू लिन 10 कदम पीछे हट गया। उसकी बॉडी पर मौजूद व्हाइट गोल्ड लाइट सिर्फ चमक ही नहीं रही थी, बल्कि उसने उन एनर्जी विंड्स को भी ब्लॉक कर दिया था। ये लड़का तो बहुत टफ है। इस वार के बाद ही फैमिली के दोनों भाइयों के चेहरे हल्के से बदल गए। उन्हें चू लिन की बॉडी की उस टेरेबल टेनासिटी का एहसास हो गया था। देर मत करो, जल्दी खत्म करो, दोनों ही भाइयों ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। फॉरेन रूइंस में फाइट हमेशा जल्दी खत्म करनी होती है, वरना इस फियर्स लड़ाई के शोर से बिना दिमाग वाले ईविल स्पिरिट्स और एनिमल्स यहां आ सकते हैं, जो बहुत बुरा होगा। एक भयानक आवाज गूंजी। उन दोनों के अंदर से एक ही टाइम पर सर्जिंग जीन एनर्जी बाहर निकली। फिर उनके चारों तरफ एक बहुत बड़ी ग्रे शैडो दिखाई दी और एक अलार्मिंग वेव पैदा हो गई। हाँ छोटे शैतान, शुरुआत में हम भाइयों ने कुछ रेलिक्स को एक्सप्लोर किया था और कुछ एंशंट मिरेकल सीखे थे। अगर तुझे ये सब देखने का मौका मिल रहा है तो मौत के रास्ते पर जाते हुए भी तू खुद को लकी मान सकता है। उनके सिर के ऊपर एक हल्की ग्रे शैडो धीरे धीरे उभरने लगी। ये तो छू लिन की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसी पल प्लैटिनम से ढकी उसकी बॉडी की सरफेस पर अचानक झुरझुरी दौड़ गई। ही लॉन्ग और उसके भाई को जो मैजिक पावर मिली थी वो कोई सिंपल चीज नहीं थी। इन दोनों के पास सच में इतनी पावरफुल मैजिकल पावर्स हैं। किस्मत अच्छी है इनकी। चू लिन ने अपनी आंखें हल्की सी घुमाई और उसके मन में कई ख्याल दौड़ने लगे। ही लॉन्ग के सिर के ऊपर वो सर्जिंग ग्रे फिगर आखिरकार पूरी तरह बन गया था। फिर वो चिल्लाया, द रिकॉर्ड ऑफ वॉर गॉड, 10,000 ब्रोकन फिस्ट्स। एक सांस के बाद उस ह्यूज फिगर ने एक जोरदार मुक्का मारा। वो मुक्का बहुत तेज और फियर्स था, जिसमें एक वाइल्ड सी ब्रेथ महसूस हो रही थी। उस धुंधलेपन के बीच एक टेरेबल एनर्जी फ्लक्चुएशन बाहर निकली। वो फिस्ट पावर सीधे आ पहुंची। उसने वॉइड को चीर दिया और चू लिन के चारों तरफ के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। वो टेरेबल मोमेंटम बहरा कर देने वाला था। चू लिन सीधे अपनी तरफ आ रही उस ह्यूज फिस्ट फोर्स को देख रहा था। उसकी बॉडी से एक डैजलिंग व्हाइट गोल्ड लाइट फूटी और वो एक वर्चुअल व्हाइट गोल्ड जायंट में बदल गई। उसने भी एक मुक्का मारा जो सीधे ओपोनेंट की उस वर्चुअल शैडो पर जाकर लगा। एक भयानक धमाका हुआ। उस टेरिफाइंग जीन एनर्जी और बाहर की तरफ निकलने वाले फियर्स इंपैक्ट से चू लिन का फिगर तेजी से धुंधला हो गया। वो बिना किसी तैयारी के सीधे वैली की रॉक वॉल से जा टकराया और पहाड़ की दीवार पर दरारें फैल गईं। बढ़िया। छू लिन हैरान नहीं था बल्कि खुश था। अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करने के बाद उसने नजरें उठाईं और हवा में मौजूद उन दोनों को देखा।
उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी द रिकॉर्ड ऑफ वॉर गॉड काफी अच्छी है, इसलिए मैं इसे किसी तरह झेल गया। चू लिन ने एक कोल्ड स्माइल दी और फिर उसके हाथों में जेड कार्ड्स भर गए। हवा में तैरता हुआ वो गुयुआन हुओशन स्टोव जोर से घूमा। उस फर्नेस के मुंह से आग की लपटें बाहर निकलीं और एक भयंकर आग का अरे ही लॉन्ग के सिर के ऊपर छा गया। उस अरे से एक वायलेंट एनर्जी फ्लक्चुएशन फूट पड़ी। उस वायलेंट एनर्जी फ्लक्चुएशन को महसूस करते ही लॉन्ग और उसके भाई के चेहरों पर अचानक डर साफ दिखने लगा। वो बड़ा अरे गुयुआन हुओशन स्टोव का गुयुआन अरे था। हवा से फैलती हुई वो फियर्स आग सीधे ही लॉन्ग और उसके भाई पर छा गई। वो आग बेकाबू हो रही थी और उसकी इंटेंस हीट ने पहाड़ों की चट्टानों को लाल कर दिया था जो धीरे धीरे पिघलने लगी थी। ये गुयुआन अरे गुयुआन हुओशन स्टोव का सबसे पावरफुल वेपन था। अगर चू लिन का रेल्म ज्यादा हाई होता तो ये सीधे उन दोनों को गुयुआन हुओशन फर्नेस के अंदर खींच सकता था। फिर उन्हें भी उस गर्म और सूखी दुनिया में फंसने का वो क्रेजी एहसास होता। उस वक्त इस गुयुआन अरे की पावर के सामने रिवर्स लाइफ लेवल की अर्ली स्टेज वाला स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट भी जिंदा जलकर राख में बदल जाता। भले ही चू लिन ने अभी अभी इस लेवल को छुआ था, लेकिन उसने इन फायर गॉड्स की पावर को पूरी तरह मास्टर नहीं किया था। उस फायरलाइट अरे ने उन दोनों आदमियों को जकड़ लिया। स्ट्रॉन्ग आग की लपटों ने उन्हें पूरी तरह लपेट लिया था, जैसे कोई फायर स्नेक हर तरफ फैल गया हो। ही लॉन्ग और उसका भाई उस आग में फंस चुके थे। उस बड़े फायर अरे को देखकर उनके चेहरों पर पैनिक आ गया था। उस फायरी पावर के सामने उन्हें भी डर लगने लगा था। चलो एक साथ बाहर निकलते हैं और इस फॉर्मेशन को तोड़ते हैं। उन्होंने तुरंत फैसला किया, जोर से सिर हिलाया और उनकी सर्जिंग जीन एनर्जी बाहर फूट पड़ी। वो उस बड़ी आग की एक ही जगह पर जोरदार वार करने लगे। एक जोरदार धमाका हुआ। वो हैवी इंपैक्ट बहुत जोरदार था। उन दोनों के जॉइंट अटैक का कोई खास असर नहीं हुआ। इतनी जोरदार बॉम्बार्डमेंट के बाद भी वो बड़ा फायरलाइट अरे अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। कितनी खौफनाक बैटल थी ये। उस मजबूत अरे को देखकर उन दोनों भाइयों के चेहरे के हाव भाव बदल गए और उनके दिलों में हैरानी छा गई। चू लिन हवा में फ्लोट कर रहा था। वो नीचे उन ही भाइयों को देख रहा था और उसकी आंखों का वो किलिंग इंटेंट अब और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। हा, अब तुम्हें मेरे गुयुआन अरे का असली मजा चखने को मिलेगा। एक जोरदार आवाज के साथ चू लिन ने फिर से उस गुयुआन हुओशन स्टोव को ट्रिगर किया। उस बड़े गुयुआन अरे में आग की रोशनी आंखों को चकाचौंध कर रही थी और आसमान में एक पावरफुल जीन एनर्जी उमड़ रही थी। उस अरे के अंदर सर्जिंग हो रही उन टेरिफाइंग एनर्जी वेव्स ने अचानक ही लॉन्ग का चेहरा लाल कर दिया। उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आने लगा, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि वो पागल कर देने वाली हीट उनकी बॉडीज के अंदर घुस रही थी। वो अजीब सी फीलिंग ऐसी थी जैसे उनकी जीन एनर्जी जल रही हो। ये अजीब है, उन्होंने पहली बार इतना अजीब अरे देखा था। उस बड़े अरे की ब्रेथ उनकी बॉडी के अंदर की जीन एनर्जी को भी एक्टिवेट कर रही थी। उनके माथे से पसीना बहता जा रहा था। वो दोनों अपनी जीन एनर्जी को स्टिमुलेट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे ताकि अपनी पूरी बॉडी को उस मैनिक हीट के असर से बचा सकें। इस वक्त अगर उनकी बॉडी ने जवाब दे दिया तो बिना किसी शक के वो मारे जाएंगे। एक भयंकर आवाज गूंजी। जब वो दोनों उस बड़ी फ्लेम ब्रेथ को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आसमान में मौजूद वो फायरलाइट हवा में कंडेंस होने लगी। अगले ही पल वो एक टर्बुलेंट फ्लेम स्टॉर्म में बदल गई, जो पागलों की तरह घूम रहा था और एक बेहद टेरिबल एनर्जी इंपैक्ट के साथ बाहर की तरफ फैल रहा था। उस फ्लेम स्टॉर्म को बनते देखकर चू लिन ने ठंडी सांस ली और अपनी उंगली से बाहर की तरफ इशारा किया। वो फ्लेम स्टॉर्म दहाड़ता हुआ सीधा नीचे की तरफ बढ़ा। ये नज़ारा देखकर ही लॉन्ग और उसका भाई घबराकर पीछे हटे। उन्होंने अपनी जीन एनर्जी को बाहर की तरफ फैलाया और उनके सिर के ऊपर हवा में तैरता हुआ वो ग्रे फिगर फिर से दिखाई देने लगा। उस ग्रे शैडो को देखते ही चू लिन ने एक स्नीयर दिया और झटके से अपनी मुट्ठी भींच ली। वो टेरिबल उबलती हुई आग तेजी से आगे बढ़ी। सिर्फ एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। वो ग्रे शैडो अभी पूरी तरह से बनी भी नहीं थी और वो बेबसी से फट गई। इस गुयुआन अरे के अंदर ही लॉन्ग और उसका भाई अपनी मैजिक पावर यूज करना चाहते थे, लेकिन उस आग की हीट उन्हें बुरी तरह रोक रही थी। एक जोरदार धमाका हुआ। ही लॉन्ग को दोबारा मैजिक पावर यूज करने से रोकने के लिए वो फ्लेम स्टॉर्म तुरंत आगे बढ़ा और उनकी डरी हुई आंखों के सामने उनसे जोरदार तरीके से टकराया। एक भारी आवाज के साथ वो दोनों बुरी तरह लड़खड़ाते हुए बाहर की तरफ गिरे और उस बड़े फायर अरे के लाइट कर्टन से जोर से टकराए। उस भयंकर हीट ने ही लॉन्ग का चेहरा लाल कर दिया था, यहां तक कि उनकी सांसों से भी आग की तपिश महसूस हो रही थी। अगर तुम इस अरे में रहे तो तुम मारे जाओगे। चू लिन ने अरे में फंसे उन दोनों आदमियों को देखकर स्नीयर किया। वो खुद भी अंदर ही अंदर गुयुआन अरे के इस खौफ को देखकर हैरान था। ये गुयुआन हुओशे स्टोव सच में तियान युआन के खजाने की सबसे बेहतरीन चीज थी। अगर चू लिन ही लॉन्ग से आमने सामने की लड़ाई लड़ता तो वो एक बहुत मुश्किल बैटल होती। किसी भी हालत में वो इतनी आसानी से नहीं जीत पाता। वो दोनों गुयुआन अरे के अंदर फंसे थे और वो उबलती हुई हीट लगातार उनकी जीन एनर्जी को खत्म कर रही थी। वो जितनी देर उस अरे में रहेंगे, उनकी जीन एनर्जी उतनी ही तेजी से कंज्यूम होगी। इस तरह बहुत जल्द ये अरे उन दोनों को पूरी तरह चूस लेगा। गुयुआन फॉर्मेशन के अंदर ही लॉन्ग और उसके भाई के चेहरे गुस्से से भयानक हो गए थे। उन्हें भी अपनी इस बुरी सिचुएशन का अंदाजा था। उस अरे की डिस्टर्बेंस की वजह से उनके लिए अपनी मैजिक पावर्स का इस्तेमाल करना भी बेहद मुश्किल हो रहा था। उनकी आधी स्किल्स तो वैसे ही बेकार हो चुकी थीं।
हूँ लड़के, इस बार हम दोनों भाई हार गए। हमें चिंगशुआन लेक से कोई मतलब नहीं है। कैसा रहेगा अगर हम दोनों यहाँ से पीछे हट जाएं? हीलोंग ने उस बड़े अरे के बाहर खड़े चू लिन को ठंडी नजरों से देखते हुए कहा। चू लिन जोर से हंसा। उसकी आंखों में सार्काज्म भरा हुआ था। तुम दोनों बेवकूफों को क्या सच में लगता है कि मैं कोई अनजान बच्चा हूं जो अभी अभी घर से बाहर निकला है? लड़के, ज्यादा मत उछल। हम दोनों भाई बस तेरे इस बड़े अरे में फंसने की वजह से मार खा रहे हैं, वरना आमने सामने की टक्कर में तू आज मेरे ही हाथों मारा जाता। हीलोंग ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। छू लिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ उन्हें देखा और कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। बस बात यह है कि तुम्हारी रिकॉर्ड ऑफ वॉर गॉड काफी अच्छी है। लड़के, तू दिन में सपने देख रहा है। हीलोंग का चेहरा बुरी तरह बदल गया और उसने गाली देते हुए कहा, ये एंशिएंट मैजिक पावर हजारों मुश्किलों के बाद रूइंस में मिली थी। अगर तुझे ये मैजिक पावर चाहिए तो तू इसे अपने स्टोव के बदले एक्सचेंज कर ले। लगता है तुम अभी भी स्टबर्न हो। छू लिन ने गहरी सांस ली और अपनी उंगली के इशारे से गुयुआन अरे के अंदर की आग को फिर से भड़का दिया। अबे ओ लड़के! गुयुआन अरे में हर तरफ उस बर्निंग हीट को महसूस करते हुए हीलोंग अपनी बॉडी से गायब होती जीन एनर्जी से डर गया था। उसका चेहरा गुस्से से सख्त हो गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं तुझे रिकॉर्ड ऑफ वॉर गॉड दे दूंगा और तू तुरंत हम भाइयों को छोड़ देगा। हीलोंग ने अपने दांत पीसते हुए नफरत से कहा। बड़े भाई, नहीं। हे लोंग की बात सुनकर हे जिन ने जल्दबाजी में कहा। वो और भी कुछ बोलने वाला था, लेकिन हीलोंग ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। हीलोंग की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। अपनी जान बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टियनवुजोंग के लोग हैं, समझे? हीलोंग की बात सुनकर ही जिन को अचानक रियलाइज हुआ कि सामने वाला टियनवुजोंग का डिसाइपल था। फिर तो इससे निपटना आसान था। हे, उस ब्यूटी और ट्रेजर को हासिल करने का मौका उनके पास अभी भी था, बस एक बार यहां से बचकर निकलना था। चू लिन ने उस बड़े अरे में मौजूद उन दोनों लोगों को आराम से देखा। उसकी आंखों में भी एक ऐसी अजीब सी चमक थी जिसे समझना मुश्किल था। हीलोंग ने अपना हाथ घुमाया और उसके हाथ से एक ब्लैक वुडन कार्ड बाहर की तरफ शूट हुआ। एक झटके के साथ वो ब्लैक जेड कार्ड एक ब्लैक लाइट में बदला और सीधे चू लिन की तरफ शूट हो गया। शुआ जैसे ही वो ब्लैक वुडन कार्ड अरे से बाहर निकला, वो पलक झपकते ही चू लिन के हाथ की तरफ उड़ने लगा। चू लिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक जोरदार धमाका हुआ। चू लिन को ऐसा करते देख हीलोंग मन ही मन हंसा। उसके हाथ की मूवमेंट तेजी से बदली। वो ब्लैक वुडन कार्ड अचानक से फट गया और उसमें से एक डिम गोल्डन लाइट और शैडो बाहर निकली, एक ऐसी स्पीड के साथ जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। हीलोंग ने एक शार्प विगर के साथ चू लिन के गले पर वार किया। क्या तुम थोड़े वीक हो? इस अचानक हुए हमले से चू लिन की भौहें हल्की सी ऊपर उठ गईं। उसकी आंखों में घबराहट की कोई झलक नहीं थी, बल्कि उसने एक कोल्ड स्माइल दी। उसने मन में कुछ सोचा और उसके अंदर से भी एक गोल्डन लाइट बाहर की तरफ शूट हुई, जो उस डिम गोल्डन लाइट से जोरदार तरीके से टकराई। एक भारी धमाका हुआ। वो हैवी क्रैश की आवाज गूंजी और उसमें से निकलने वाली गोल्डन लाइट पीछे की तरफ उड़ गई। उस लाइट की चमक भी तेजी से कम होने लगी थी। आखिर में वो एक अखरोट के साइज की डिम शैडो में बदल गई। जब उस डिम लाइट को ध्यान से देखा गया तो वो बिल्कुल हीलोंग जैसी लग रही थी। ये वो स्पिरिट थी जिसे हीलोंग ने रेज किया था, लेकिन चू लिन की स्पिरिट के कंपेयर में उसकी स्पिरिट बेहद वीक थी। तूने अपनी सोल को भी ट्रेन किया है। अपना अटैक रुकते ही हीलोंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने चू लिन की बॉडी के सामने फ्लोट कर रही उस गोल्डन स्पिरिट को देखा। सामने वाले का स्पिरिट लेवल उसकी स्पिरिट से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग था। साला! हीलोंग ने मन ही मन गाली दी और अपनी स्पिरिट को वापस लौटने के लिए अर्ज किया।